Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर हम लोग फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के एडमिशन्स के हवाले से बहुत डिटेल के अंदर गाइडेंस को लेंगे और इस बात को समझेंगे कि अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 2025 के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपने किस तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल करना है। काफी सारे बच्चों को इस बारे में कंसर्न था कि सर फास्ट के 2025 के एडमिशन टेस्ट कब होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर बच्चों के जहन में ये मौजूद होता है। दूसरे नंबर पे अक्सर बच्चों को इस बारे में कंफ्यूजन होती है कि सर मेरी फर्स्ट ईयर के अंदर 60s में परसेंटेज है या 50s के अंदर परसेंटेज है या 70s या 80s के अंदर है, तो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, किन बुनियादों के ऊपर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल कर सकता हूं। अब ये बात आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, पाकिस्तान की अगर मैं टॉप की कंप्यूटर साइंसेस की यूनिवर्सिटी की बात करूं तो फास्ट यूनिवर्सिटी का, एनयू टेक यूनिवर्सिटी का बिलाशुबा सबसे पहला नाम होगा। पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के अंदर मौजूद है, तो हर बच्चे की ख्वाहिश होती है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाके एडमिशन को हासिल करें। भाई सबने जो है ना फास्ट का नाम सुना हुआ होता है, सबकी ख्वाहिश होती है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाएं। काफी सारे प्री मेडिकल के बच्चों के जहनों में कंसर्न होता है कि सर क्या प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है विदाउट गिविंग द एडिशनल मैथमेटिक्स, तो इस बात को भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट पैटर्न क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्राइटेरिया क्या होता है, किस तरीके से फास्ट का टेस्ट होता है। और मैं आज की क्लास में आपको दिखाऊंगा कि लास्ट ईयर कितने बच्चों ने फास्ट में अप्लाई किया था और कितने बच्चों का एडमिशन हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज्यादा पूरे पाकिस्तान में अगर किसी भी टीचर के स्टूडेंट्स फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल करते हैं वो मेरे शागिर्द होते हैं। लास्ट ईयर 713 स्टूडेंट ने फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन हासिल किया था। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की इनसाइट से, यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी की इनसाइट से मुझे इंफॉर्मेशन दी गई थी कि भाई कितने बच्चों का एडमिशन एक्चुअली के अंदर क्लियर हुआ है और क्या मेरिट था। तो आज की क्लास के अंदर हम लोग लास्ट ईयर का मेरिट भी डिस्कस करेंगे जो कि ऑथेंटिक मेरिट है कि भाई लास्ट ईयर सीएस कितने पे क्लोज हुई थी, इस्लामाबाद कैंपस में, फैसलाबाद में, कराची के अंदर, और कितने सारे बच्चों ने अप्लाई किया था और क्या परसेंटेजेस थी जिनकी ऊपर कितने बच्चों की सिलेक्शन हुई थी, कितने बच्चों का कट ऑफ क्लियर हुआ था। तो उसको भी हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और क्वेश्चन जो अक्सर हमारे जहनों में दिया जाता है वो ये होता है कि भाई जो बाहर के स्टूडेंट्स होते हैं ना, यानी कि जो भाई जो फॉरेन पाकिस्तानी होते हैं, यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे होते हैं, या पाकिस्तान के अंदर जो बच्चे होते हैं जो सेट का टेस्ट देते हैं पाकिस्तान से बाहर की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करने के लिए, सिंस फास्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के अंदर वो वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि सेट के टेस्ट को एक्सेप्ट करती है। बाकी यूनिवर्सिटी सेट को एक्सेप्ट नहीं करती इंजीनियरिंग साइड के अंदर, मगर फास्ट करती है, आईबी और लम्स करती है जैसे। तो भाई फास्ट के अंदर सेट की बेसिस का क्राइटेरिया क्या होता है इसको भी समझेंगे। इसके अलावा एनटीएस के ऊपर अगर आप अप्लाई कर रहे हो फास्ट में तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है उसको भी आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लास्ट ईयर की ऑथेंटिक मेरिट लिस्ट को भी डिस्कस करेंगे कि भाई 2024 की क्या मेरिट लिस्ट थी फास्ट यूनिवर्सिटी की और एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा 2025 का, उसको भी डिस्कस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमारे पास अक्सर पेशतर अक्सर बच्चे पूछ रहे होते हैं, मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ भी जो पॉडकास्ट करी थी उसके अंदर भी अक्सर बच्चों ने क्वेश्चन पूछा था कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी में कितनी सीट्स होती हैं, कितनी सारी सीट्स होती हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करनी है, फास्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो भाई इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फास्ट की प्रॉपर्ली तैयारी करना चाहते हैं तो भाई लास्ट ईयर मोर देन 713 स्टूडेंट्स का फास्ट में एडमिशन हुआ था। आप किसी भी फेसबुक ग्रुप के ऊपर, किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में अगर एग्जिस्ट करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह वहां के एडमिन्स तक मेरे फास्ट के मेरे ही शागिर्द बैठे हुए होते हैं। तो भाई अगर आप फास्ट की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करना चाहते हो और इसके अलावा पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो लाजमी तौर पर मेरा न्यू बैच जब स्टार्ट हो रहा है उसको ज्वाइन अप करिए। इस बैच के अंदर आपकी तमाम चीजों की तैयारी कवर करवाई जाएगी, आपकी एक एक चीज इस बैच के अंदर कवर करवाई जाएगी। ना सिर्फ आपको बेसिक लेवल से लेकर चला जाएगा बल्कि इसमें जनरल मैथ्स, बेसिक मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, एडवांस मैथ्स, आईक्यू का पोर्शन, इंग्लिश का पोर्शन, अगर आप फास्ट के अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो वो तमाम चीजें भी कवर करवाई जाएंगी। पाकिस्तान की टॉप की फैकल्टी इसमें पढ़ाती है और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन एग्जिस्ट करती हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भी आज की क्लास में डिस्कस करना है। तो मैं आपको एक बार डिफाइन करूंगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन के वक्त आपको अगर 0% फीस देनी पड़े वो कब देनी पड़ती है, अगर आप टेस्ट के अंदर सबसे हाईएस्ट नंबर लेकर आओ। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर 3 बच्चों के टॉप के हाईएस्ट नंबर आए थे जिनकी वजह से उनको मेरिट लिस्ट की वजह से 100% स्कॉलरशिप मिली थी। इसके अलावा अगर आप लेट सपोज अपने बोर्ड के अंदर पोजीशन लेकर आते हो तब भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिलती है। तो इन तमाम बातों को आज की क्लास में डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले मूव करेंगे फास्ट यूनिवर्सिटी की बेसिक हिस्ट्री के ऊपर। तो बेटा यूनिवर्सिटी की बेसिक हिस्ट्री से, फास्ट यूनिवर्सिटी की बेटा पूरे पाकिस्तान में 6 कैंपसेस हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि फास्ट यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट आज जॉब मार्केट के अंदर हाथों हाथ लिया जाता है। आज कंप्यूटर साइंस की मार्केट के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट की बहुत ज्यादा वर्थ होती है। जिस तरह दूसरे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज हैं जिसमें नस्ट आ गई, एनईडी आ गई, यूईटी आ गई, कॉमसेट्स आ गई, आईबीए आ गई, लम्स आ गई, जिस तरह इनके ग्रेजुएट्स की एक बहुत अच्छी वर्थ है, तो लास्ट के 5 to 10 ईयर्स के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी ने अपने आप को बहुत पॉलिश करा और फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स की वर्थ दुनिया भर के अंदर मानी जाती है। क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग
कंपिटेटिव यूनिवर्सिटी कंसीडर की जाती है फास्ट यूनिवर्सिटी। पूरे पाकिस्तान में बेटा फास्ट के 6 कैंपसेस हैं। फास्ट का सबसे बड़ा और सबसे फंक्शनल कैंपस जो है वो चिन्योट फैसलाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस कंसीडर होता है। तो फास्ट का बेटा एक कैंपस जो है वो चिन्योट फैसलाबाद के अंदर है। फास्ट का एक कैंपस जो है वो कराची के अंदर है। चिन्योटी जो फैसलाबाद कैंपस है, जिसको CFD कैंपस भी कहते हैं, ये कुछ इस तरह का कैंपस है। देन हमारे पास कराची कैंपस आता है। कराची में बाय द वे 2 कैंपसेस हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के। कराची के अंदर फास्ट के 2 कैंपसेस हैं। एक कैंपस तो ये आपके पास सुपर हाईवे के ऊपर आ रहा है, भैंस कॉलोनी के बिल्कुल पास में। फास्ट का एक दूसरा कैंपस है जो कि PCHS के अंदर है, मगर ये मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसी तरीके से फास्ट का जो लाहौर कैंपस है, अगेन ये भी बहुत बड़ा कैंपस है, और जितनी भी आप पिक्चर्स देखते हो ना फास्ट यूनिवर्सिटी की खूबसूरत सी, वो सारी की सारी लाहौर कैंपस की होती हैं। तो फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा मशहूर फंक्शनल कैंपस जो है वो लाहौर कैंपस है। इसके अलावा फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और बड़ा बेहतरीन कैंपस है पेशावर कैंपस है। पेशावर कैंपस फास्ट यूनिवर्सिटी का अगेन इट्स अ वेरी फंक्शनल कैंपस, तो ये वाला कैंपस पेशावर कैंपस है। फिर फास्ट यूनिवर्सिटी ने पंजाब के अंदर एक और अपना कैंपस ओपन किया हुआ है, दैट इज इस्लामाबाद कैंपस, जो कि अगेन बेतहाशा फंक्शनल है। फास्ट का छठा कैंपस इस साल 2025 के एंड में, नहीं तो 2026 के स्टार्ट के अंदर फंक्शनल हो जाएगा, और वो मुल्तान कैंपस है। मुल्तान के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और कैंपस आ रहा है जो कि बहुत जल्द इंशाल्लाह ताला फंक्शनल हो जाएगा। मेरी फास्ट यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर के साथ पॉडकास्ट थी, उसके अंदर एक क्वेश्चन जो मुझसे बच्चों ने पूछा था, तो मैंने वो उनसे भी किया था। उसमें अक्सर बच्चों का एक सवाल था कि सर देखें, पंजाब के अंदर 4 कैंपसेस ओपन कर दी हैं, सिंध में एक है, बलूचिस्तान में एक भी नहीं है, तो सर हमारे पास भी और कैंपसेस होने चाहिए। तो उन डायरेक्टर साहब ने बड़ा मुस्कुरा के जवाब दिया था कि बेटा देखिए, हमारी तो कोशिश है कि हम ज्यादा से ज्यादा तालीम को आगे लोगों तक पहुंचाएं, और इंशाल्लाह ताला हम जरूर सिंध के अंदर एक और कैंपस भी ओपन करने के ऊपर मूव कर रहे हैं और सोच रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं आपको वो भी डिस्कस करूं। तो भाई अभी फिलहाल पाकिस्तान के अंदर फास्ट यूनिवर्सिटी के 5 कैंपसेस हैं। छठा कैंपस इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि 2025 के एंड तक फंक्शनल हो जाएगा। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है इसी साल हो जाए, हो सकता है इस साल के एंड तक हो रहा हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर मूव करते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है? देखो भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल तमाम यूनिवर्सिटीज के जैसा होता है कि इसके एडमिशन फॉर्म्स आएंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन फॉर्म्स आपके पास आएंगे मई के अंदर। अभी एडमिशन फॉर्म्स नहीं आए हुए, तो जाहिर सी बात है फास्ट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन फॉर्म्स आएंगे वो कब तक आएंगे? मई के अंदर आएंगे। आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिंपल तरीके से फॉर्म को फिल करना होता है। ऑनलाइन फॉर्म फिल होता है। किस तरीके से फिल करेंगे उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी डिजाइन करूंगा, आपको परेशान नहीं होना। हम सिंपल तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के बाद फास्ट यूनिवर्सिटी आपको ऑप्शन देता है कि भाई आप टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है, क्योंकि फास्ट का एक और नाम है एनयू टेक यूनिवर्सिटी, तो फास्ट के टेस्ट को कहा जाता है दुनिया भर में एनयू टेस्ट। कभी भी कहीं लिखा हो ना एनयू टेस्ट, इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई एनयू कोई और यूनिवर्सिटी है, नहीं। फास्ट का एक और नाम है एनयू टेक यूनिवर्सिटी, सही है ना? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, फास्ट का एक और नाम है, सही है? तो बेटा देखो, जब कभी फास्ट यूनिवर्सिटी का जो अपना टेस्ट होता है उसको एनयू टेस्ट कहा जाता है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी कहते हैं कि भैया मेरे टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो तो वो भी ठीक है, आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो वो भी ठीक है, आप सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो वो भी ठीक है। क्लियर है? तो भाई सिंपल तरीके से प्रॉपर एक एडमिशन प्रोसीजर होता है। इस एडमिशन प्रोसीजर के अंदर भैया आप सिंपल तरीके से एडमिशन फॉर्म को फिल करते हो। फिल करने के बाद ऑनलाइन फीस को सबमिट करवाते हो। आपका एक पर्टिकुलर रोल नंबर जनरेट होता है, आपकी एक एडमिट कार्ड की स्लिप आती है। उस एडमिट कार्ड की स्लिप की बेसिस को जब आप सबमिट करवाते हो, तो भाई आपके पास जो है ना एडमिट कार्ड के ऊपर लिखा हुआ होता है कि कहां पर आपका, किस दिन आपका टेस्ट होगा, किस दिन आपका टेस्ट का सेंटर होगा, एंड सो ऑन। तो ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है ना सारी चीजें डिफाइन की जाती हैं। तो एनयू एप्लीकेशन जो टेस्ट होता है, ये जब आएगा तो मैं आपको उसके बारे में डिटेल में गाइड करूंगा, इसमें क्या चीज होती है क्या नहीं होती है। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 716 स्टूडेंट्स का फास्ट के अंदर एडमिशन हुआ था। तो उनमें से चंद लोगों की मैंने पिक्चर्स यहाँ पे रखी हुई है, सबकी तो नहीं लगा सकता था, मगर मैंने काफी सारे जो टॉप के बच्चे थे उनकी मैंने यहाँ पे अचीवमेंट्स को शो कॉज किया हुआ है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल के ऊपर कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं। मेरे पास कभी कभार बच्चों का एक क्वेश्चन आता है, सर क्या फास्ट के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिलती है? अरे भाई फास्ट में देखो कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं ना, इसको जरा समझते हैं। कि बेटा देखो, सबसे पहले फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बीबीए ऑफर होते हैं, दैट इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि तमाम के तमाम प्रोग्राम जो फास्ट यूनिवर्सिटी अभी ऑफर कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कौन सा प्रोग्राम किस कैंपस में ऑफर हो रहा है। तो देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी बीबीए ऑफर करता है, बिल्कुल करता है भैया। कौन कौन से कैंपस में ऑफर कर रहा है? चिन्योट फैसलाबाद कैंपस में ऑफर करता है, इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर कर रहा है, इसके अलावा लाहौर कैंपस में ऑफर कर रहा है। कराची और पेशावर के अंदर बीबीए ऑफर नहीं होता। इसके अलावा एक और बड़ा अच्छा प्रोग्राम है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ACF। तो भाई वो तमाम बच्चे जो किसी बिजनेस यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं, तो फास्ट का जो बिजनेस स्कूल है वो बहुत अच्छा स्कूल है, बिजनेस स्कूल फास्ट यूनिवर्सिटी का। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस जो है ना बेटा, ये सिर्फ इस्लामाबाद में ऑफर हो रहा है और लाहौर
लाहौर में ऑफर हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बताया था पंजाब के कैंपसेस ज्यादा फंक्शनल है। इसी तरीके से अब आते हैं फास्ट की असल स्पेशलिटी के ऊपर। फास्ट जो मशहूर है ना, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी, यानी कि मशहूर किस चीज के लिए मशहूर है भैया? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो फास्ट यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम है, तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सीएफडी कैंपस में ऑफर कर रहा है, इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर कर रहा है, कराची कैंपस में ऑफर कर रहा है, इसके अलावा पेशावर कैंपस के अंदर भी ऑफर कर रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और प्रोग्राम बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स के बारे में मैं बहुत दफा बच्चों को गाइड करता हूं। बेटा इट इज अ वन ऑफ द वंडरफुल प्रोग्राम। अगर आप कल को चाहते हो ना कि आप कंप्यूटर की साइट के ऊपर भी रहो और साथ साथ आप अकाउंटिंग की दुनिया के अंदर, फाइनेंस की दुनिया के अंदर भी तबाही मचा दो, यानी कि बिजनेस एनालिटिक्स एक कैसा प्रोग्राम है भाई? इस प्रोग्राम के अंदर ना सिर्फ प्रोग्रामिंग है, फाइनेंस है, सप्लाई चेन है, तो इन तीन चीजों का कंबिनेशन है। आज की दुनिया में इसकी बड़ी मार्केट वैल्यू है भाई। आज की दुनिया में जो नॉर्मल अकाउंटिंग का बंदा है ना, वो सिर्फ अकाउंटिंग के ऊपर कुछ कर ही नहीं सकता अगर उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज ना आती हो, अगर उसको पाइथन ना आती हो, उसको बेसिक क्वेरी स्ट्रक्चर ना बनाना आता हो एक्सेल के ऊपर, उसको पावर बीआई के डैशबोर्ड ना बनाने आते हो। तो बिजनेस एनालिटिक्स इसका बड़ा बेहतरीन प्रोग्राम है। तो भाई मैं लाजमी रिकमेंड करता हूं, अगर सीएस में ना मिले, एआई का शौक ना हो, तो बिजनेस एनालिटिक्स को लाजमी तौर पर गो थ्रू करो। बिजनेस एनालिटिक्स का जो प्रोग्राम है बेटा, ये सीएफडी में भी ऑफर हो रहा है, ये इस्लामाबाद में भी ऑफर हो रहा है, कराची में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग साइड के ऊपर सिविल इंजीनियरिंग भी ऑफर करती है, जो कि सिर्फ लाहौर कैंपस में ऑफर होता है। अगेन सिविल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम भी फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, जो कि कहां पे होता है? सिर्फ लाहौर के अंदर। अब आते हैं सबसे मजे के प्रोग्राम पे। फास्ट यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ साइंस यानी कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम। अब फास्ट यूनिवर्सिटी का जो बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है बेटा, ये इस्लामाबाद में ऑफर हो रहा है और पेशावर में ऑफर हो रहा है। देन हमारे पास जो एक और प्रोग्राम है फास्ट यूनिवर्सिटी का, वो है बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस। अच्छा, बहुत सारे बच्चे इन दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर इंजीनियरिंग एंड बैचलर ऑफ साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, ये दोनों एक जैसे ही नाम है। होता क्या है, मैं आपको इसकी बैक साइड के ऊपर एक स्टोरी बताता हूँ। अक्सर लोग बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये हो क्यों रहा है, सर ये दो प्रोग्राम्स क्यों ऑफर हो रहे हैं, तो एक जैसे ही नाम आ रहे हैं। बेटा देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी एक बिजनेस टाइकून की तरह अपने आपको सोचता है ना, हर यूनिवर्सिटी हर इदारा अपने आपको ऐसे ही सोचता है। अब जैसे देखो, ये कहां पे ऑफर हो रहा है? ये सिर्फ हो रहा है इस्लामाबाद के अंदर, आपके पास ये जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाला प्रोग्राम है, और पेशावर के अंदर। अब यहाँ पे सीएस के बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं। जब सीएस के बच्चे बहुत ज्यादा अप्लाई कर रहे होते हैं, तो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, एचईसी की तरफ से आपके पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई आपने कितने बच्चों को एनरोल करना है एक साल में एक प्रोग्राम के अंदर। तो इसीलिए वो लोग करते हैं क्या, फिर एक जैसे नाम के दूसरे प्रोग्राम भी बना देते हैं, ताकि बच्चा वहां पे भी एडजस्ट हो जाए। तो देखो, कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो फास्ट का प्रोग्राम है ना, वो इस्लामाबाद में ऑफर हो रहा है, पेशावर में हो रहा है। जबकि फास्ट का जो बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम है, जो कि आपके पास सेम प्रोग्राम ही होगा, बस डिफरेंस क्या है, नाम का डिफरेंस है। डिग्री के ऊपर एक पे लिखा होगा कंप्यूटर साइंस, एक पे लिखा होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। बाकी अगर आप 99% कोर्स कंटेंट को मैच करोगे, वो सिमिलर होगा। भाई हो सकता है वहां पे आपको पहले सेमेस्टर में पाइथन हो, यहाँ पे दूसरे सेमेस्टर में पाइथन हो। पहले सेमेस्टर में यहाँ पे सी प्लस प्लस हो, दूसरे सेमेस्टर में वहां पे आर लैंग्वेज आ जाए। पहले सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो, वहां पे दूसरे सेमेस्टर में वेब डेवलपमेंट का कोर्स हो। तो इस तरह का सिनेरियो चल रहा होता है। तो बैचलर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस का जो प्रोग्राम है, फास्ट के तमाम कैंपस में ऑफर होगा, जाहिर सी बात है, इनका स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम है। तो ये फैसलाबाद में भी ऑफर हो रहा है, इस्लामाबाद में भी होगा, कराची में भी होगा, लाहौर में भी होगा, इसके अलावा पेशावर के अंदर भी होगा। इसी तरीके से अगर आप देखो, तो फास्ट यूनिवर्सिटी का जो साइबर सिक्योरिटी का प्रोग्राम है, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ये आपके पास फैसलाबाद कैंपस में ऑफर नहीं हो रहा, ये हो रहा है इस्लामाबाद में, कराची के अंदर, और लाहौर में भी ऑफर नहीं हो रहा, और पेशावर के अंदर भी नहीं हो रहा। क्लियर है? इसी तरीके से देखो, बैचलर ऑफ साइंस डेटा साइंस का जो प्रोग्राम है, यानी कि डेटा साइंस का आजकल जमाना है भाई, दुनिया पागल है एलएलएम मॉडल्स के ऊपर, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर दुनिया पागल हुई हुई है। तो डेटा साइंस का प्रोग्राम भी देखो, फैसलाबाद में ऑफर नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है, कराची के अंदर हो रहा है, लाहौर के अंदर हो रहा है, पेशावर के अंदर भी नहीं हो रहा। इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी का एक और इंजीनियरिंग का स्पेसिफिक इंजीनियरिंग का प्रोग्राम कौन सा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अच्छा, मेरे पास अक्सर एक क्वेश्चन और भी आता है कि सर वो फास्ट यूनिवर्सिटी का मेरिट कम मिला है, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑफर हो रही है, हम ले ले। बेटा देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी की जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है ना, वो डायरेक्टली आपके पास हार्ड कोर इंजीनियरिंग साइड नहीं होती, वो हार्ड कोर इलेक्ट्रिकल स्ट्रक्चर से इंजीनियरिंग नहीं होती। वो आपके पास जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है, उसका मेजर कंप्यूटर साइंस ही होता है। तो अगर आपको फास्ट यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी ऑफर हो रही है ना, मैं तो लाजमी तौर पर रिकमेंड करता हूँ बच्चों को ले लो, क्योंकि आप इस इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद भी कल को सीएस साइड पे जा सकते हो। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो होता है, ये आपके पास सीएस का ही पार्ट है। भाई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मदर फील्ड है सीएस की, तो वो उसी के डोमेन के अंदर लाई करती है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है, अगेन ये फैसलाबाद में भी होता है ऑफर, इस्लामाबाद में भी हो रहा है, कराची कैंपस पे भी हो रहा है, लाहौर पे भी हो रहा है, और पेशावर के ऊपर भी हो रहा है। इसके अलावा एक और न्यू प्रोग्राम जो फास्ट यूनिवर्सिटी ने अनाउंस करा है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी का है। जिस तरह बिजनेस एनालिटिक्स का प्रोग्राम है ना, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बेटा सप्लाई चेन
का मॉड्यूल भी आता है, इसमें फाइनेंस का मॉड्यूल भी आता है, इसके अंदर आपके पास कंप्यूटर साइंस का मॉड्यूल भी आता है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जो स्ट्रिक्टली रिएक्ट करता है, जो स्ट्रिक्टली अपने आप को अपहोल्ड करता है फाइनेंस की दुनिया में, अकाउंट्स की दुनिया में, और उसको आप एआई के ऊपर कैसे लेकर आ रहे हो। यानी कि देखो, हमारे पास बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या है, सप्लाई चेन का, फाइनेंस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिक्सचर। मगर जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है आज की दुनिया में, अगर आप फाइनेंस के अंदर जाना चाहते हो तो फाइनेंस के अंदर जाने के लिए सबसे बेहतरीन फील्ड है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। उसके पीछे रीजन क्या है, हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज है ना, वो हमेशा नॉर्मली फाइनेंस के होते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? देखो, मेरी आदत है आपको छोटी छोटी बातें बताने की। उसके पीछे रीजन ये कि इफ यू आर गुड इन दी नंबर्स देन यू कैन इजीली बी अ सीईओ। सीईओ होता ही हमेशा जो है ना फाइनेंस की दुनिया का है। जिस बंदे के नंबर्स बड़े अच्छे होते हैं वही हमेशा नॉर्मली सीईओ की पोस्ट पे जाता है, क्योंकि भैया उसके नंबर्स अच्छे हैं, उसको पता है बिजनेस रन कैसे करना है। तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें अकाउंट्स आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास फाइनेंसेस आ रहे हैं, जिसके अंदर आपके पास बेसिकली अकाउंट्स मैनेजमेंट है और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तड़का है। तो भाई ये प्रोग्राम भी फास्ट यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, सीएफडी कैंपस पे, इस्लामाबाद कैंपस पे, कराची कैंपस पे, लाहौर कैंपस में। देन हमारे पास अगेन स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। भाई कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो हर में ऑफर होगा ना, हर कैंपस में। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई ये तो फास्ट यूनिवर्सिटी की स्पेशलिटी है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो प्रोग्राम है, अगेन ये देखो, ये ऑफर हो रहा है, सीएफडी में भी ऑफर हो रहा है, इस्लामाबाद में भी ऑफर हो रहा है बेटा, कराची के अंदर भी ऑफर हो रहा है, और लाहौर में भी हो रहा है, और पेशावर के अंदर भी हो रहा है। अब मेरे पास अक्सर पेशतर बच्चों का एक क्वेश्चन आता है कि सर वो आप हमें एक बात गाइड करें, सर वो हमें कंप्यूटर साइंस की फील्ड को लेना चाहिए या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फील्ड को लेना चाहिए, सर वो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लें या फिर साइबर सिक्योरिटी को लें। देखो, मैं आपको इसका बड़ा सिंपल सा जवाब देता हूं। वो कहते हैं ना कि पूरी की पूरी बात कोई कोजे में बंद कर देना, मैं आपको वो जवाब देता हूं कि बेटा देखो, हमेशा याद रखिएगा, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं या दुनिया में आप किसी भी जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, तो आप हमेशा मदर फील्ड को पढ़ने की कोशिश किया करें। फील्ड है, इसका एक हिस्सा, इसका एक छोटा सा पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिमिलरली कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है गेमिंग एंड एप्लीकेशन या गेमिंग एंड एनिमेशन। कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है डेटा साइंसेस। कंप्यूटर साइंस का एक पार्ट है साइबर सिक्योरिटी। तो कहने का मकसद क्या है कि देखो, अगर आप सबसे पहले एक बड़ी फील्ड को पढ़ते हो ना, अगर आप बैचलर्स के अंदर एक बड़ी फील्ड को पढ़ते हो, बड़ी फील्ड क्या है, सीएस एक बड़ी फील्ड है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है, एक मदर फील्ड है। अगर आप अपना बैचलर्स एक मदर फील्ड में करते हो, तो कल आप जब कल को स्पेशलाइजेशन करने के लिए जाओगे, मास्टर्स करने के लिए जाओगे, तो आपके ऑप्शंस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। अब बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देखो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, सिंस आई एम आल्सो अ प्रोफेशनल इंजीनियर, आई हैव वर्कड इन द जीएसके एज वेल, और मैं अपना मास्टर्स भी मैंने करा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि भाई फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट द मैकेनिकल, तो मेरा बैचलर जैसे मैकेनिकल में और किसी का भी इंसान का होगा, तो भाई मैकेनिकल के अंदर बैचलर्स करने के बाद मेरे पास जो है ना 36,000 ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि लेट्स सपोज मुझे सप्लाई चेन में मास्टर्स करना है, मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करना है, मुझे इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में करना है, मुझे ऑपरेशनल मैनेजमेंट में करना है, मुझे ऑटोमेशन में करना है, मुझे एवियोनिक्स के अंदर करना है, मुझे गाड़ियों के अंदर करना है। आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस। बट अगर अब आप सोचो, अगर मैंने फॉर एग्जांपल, अगर मैंने पहले ही ऑटोमेशन के अंदर या फिर लेट्स सपोज अगर मैंने पहले ही अगर मैंने जिंदगी के अंदर पहले ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर्स कर लिया, अब जाहिर सी बात है मेरा जो मास्टर्स होगा वो भी ऑटोमोबाइल के अंदर ही रहेगा, या उसी से लिंक किसी पार्ट पे रहेगा, मैं इसके अलावा कहीं और नहीं जा सकता। तो भैया मैं क्या हो गया, बाउंड हो गया। तो अक्सर बच्चों को ये बात मालूम नहीं होती, वो जो है ना एक बेसिक चीज को नहीं समझ पा रहे होते। उनके जहन में चल रहा होता है भाई मेरे चाचे के मामे के ताए का बेटा एआई के अंदर जॉब कर रहा है, तो मैंने भी एआई में करनी है। अरे भाई उसने पहले वो सीएस करा होगा, कुछ और चीज करी होगी, उसके बाद उसने अब अपनी जॉब वो एआई में कर रहा है। तो रिमेंबर दिस थिंग, हमेशा बच्चों से कहता हूं कि कभी भी अपनी पहली प्रायोरिटी को जो रखो ना, वो हमेशा सीएस को रखो और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रखो। आप हमेशा अपना बैचलर्स इनमें करो, सीएस के अंदर और एसई के अंदर, और फिर अपना मास्टर्स जो है ना बेटा, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करो, साइबर सिक्योरिटी में करो, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर करो, बिजनेस इंटेलिजेंस के ऊपर करो, या फिर आप गेमिंग एंड एनिमेशन के ऊपर करो। ये बहुत वास्ट फील्ड है भाई। सीएस एक बहुत बड़ी चीज है। सीएस का मतलब है कि एक पूरा समंदर है, और उस सीएस का जो समंदर है ना, उसके अंदर एक छोटा सा दरिया है एआई, उसमें एक दरिया का नाम है साइबर सिक्योरिटी, उसमें एक दरिया का नाम है आपके पास डेटा साइंस, उसमें एक दरिया का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आपके पास बिजनेस इंटेलिजेंस हो गया। तो कहने का मकसद ये कि बैचलर्स हमेशा बड़ी फील्ड में किया जाता है, मास्टर्स हमेशा फिर आपको स्पेशलाइजेशन जो होती है ना, वो छोटे छोटे टॉपिक्स के ऊपर चली जाती है। तो हमेशा इस चीज का ख्याल रखिएगा। बहुत सारे बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया। तो फास्ट यूनिवर्सिटी ये सारे के सारे प्रोग्राम्स ऑफर करता है अपने तमाम कैंपसेस के ऊपर। किस कैंपस में क्या प्रोग्राम ऑफर होता है, मैंने आपको इसलिए डिटेल के अंदर एक एक बात समझा दी कि बेटा देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू आउट पाकिस्तान ये प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। अभी
फास्ट यूनिवर्सिटी के जब फॉर्म्स आएंगे तो मैं आपको फिल करने का तरीका भी दिखाऊंगा, मगर आप पहले से इनके ऊपर थोड़ा सा सोच के रखो कि आपने जो है ना इसी तरीके से जाना है इसके ऊपर, सही है ना। आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंसेज, और फिर थर्ड प्रायोरिटी के अंदर साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो ऑन। रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर एआई को, आपने साइबर सिक्योरिटी को नहीं रखना। हमेशा पहली प्रायोरिटी के ऊपर आपने कंप्यूटर साइंस को रखना है, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को, और फिर दूसरी अदर फील्ड्स को रखना है। अगर आपका मेरिट नहीं बना ना कंप्यूटर साइंस का या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, तो आपको ऑटोमेटिकली एआई, डेटा साइंसेज, साइबर सिक्योरिटी, जिसका भी आपका मेरिट मैच हो रहा होगा, आपको वो पर्टिकुलर फील्ड मिल जाती है। तो कभी इस बारे में परेशान नहीं होना, सही है ना। तो हमेशा आपने अपनी जो प्रायोरिटी लिस्ट होती है उसको बहुत तरीके से फिल करना होता है। ऑलवेज रिमेंबर माय वर्ड्स, आपने हमेशा फॉर्म को फिल करते हुए अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को बड़े तरीके से फिल करना होता है। तो आपने सबसे पहले अच्छी फील्ड को रखना होता है। अगर उसका मेरिट नहीं बना तो ऑटोमेटिकली आपको आपकी सेकंड प्रायोरिटी मिल जाएगी, अगर आपका उसका मेरिट मैच हो रहा है। अच्छा, ये हमने सारी बातें कर ली। अब देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी तरह के अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, तीन तरह के होते हैं। यानी कि एक होता है हमारे पास बीएस इंजीनियरिंग प्रोग्राम, एक होते हैं बीएस कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स, और एक होता है हमारे पास बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स एंड फिनटेक्स। अब हम समझ रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फास्ट यूनिवर्सिटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, हम जरा उसको समझने के ऊपर मूव कर रहे हैं। बेटा अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर मोर देन 713 स्टूडेंट्स का मेरे बैचेस से, ये मैं अपने बैच के बच्चों की बात कर रहा हूं बेटा, यूट्यूब से मोर देन 2 लाख स्टूडेंट्स ने पढ़ा था मुझसे फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। आप किसी भी फास्ट यूनिवर्सिटी के ग्रुप पे जाओगे, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे रेडिट हो, कहीं पे भी जाओगे, वो सारे के सारे बच्चे बताएंगे कभी फास्ट यूनिवर्सिटी की सर आशिम के यूट्यूब से पढ़ लिया था, सर आशिम के बैच के अंदर बैठे हुए थे। तो रिमेंबर दिस थिंग, लास्ट ईयर जो मेरे बैचेस से, जो मेरे सिर्फ और सिर्फ बैच से बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हासिल करके गए थे, वो मोर देन 713 स्टूडेंट्स थे। ये सारे के सारे जिनकी मेरी पिक्चर्स आपको सारे सामने आ रही हैं, दीज ऑल स्टूडेंट्स वर फ्रॉम माय बैचेस, सही है ना बेटा। अच्छा, खैर अब आते हैं सबसे पहले इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। बेटा फास्ट यूनिवर्सिटी का जो बीएस इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, जिसमें आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई एंड सो ऑन, तो बेटा इन तमाम प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो बेटा देखो, सबसे पहले तो आपका एडमिशन टेस्ट होगा। अच्छा, एडमिशन टेस्ट, जो तमाम बच्चे मुझसे बार बार एक सवाल पूछते हैं ना, सर सेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, सर क्या एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। मगर रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट यूनिवर्सिटी ने 2024 से अपनी पॉलिसी को अब चेंज कर दिया है। यानी कि अब आप एक साथ सेट या एनटीएस या फिर टेस्ट के ऊपर एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते, आप एक ही चीज को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना एडमिशन टेस्ट दे रहे हो तो आप उसकी बेसिस पे अप्लाई करोगे। अगर आप एनटीएस की बेसिस पे फास्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो तो आप एनटीएस के स्कोर को सबमिट करवाओगे, फिर आप फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकते। एनटीएस की बेसिस के ऊपर आपका मेरिट फॉर्म होगा, एनटीएस की बेसिस के ऊपर आपको अलाउ, आपका अगर तो मेरिट फॉर्म होगा तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, नहीं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। या फिर अगर आप सेट की बेसिस के ऊपर एडमिशन अप्लाई करते हो तो रिमेंबर दिस थिंग कि भैया सेट की बेसिस के ऊपर जो बच्चे एडमिशन अप्लाई करेंगे तो फिर आप टेस्ट नहीं दे सकते, आपका सेट का स्कोर बस सबमिट होगा। तो अगर तो आपका क्राइटेरिया मीट कर जाएगा तो ऑब्वियसली सिंपल वे में आपको एडमिशन मिल जाएगा। मैं इस बारे में बाद में आऊंगा कि सेट में क्या स्कोर होना चाहिए, एनटीएस में क्या स्कोर होना चाहिए, इसको बाद में समझेंगे। पहले बेसिक बात को समझते हैं। देखो यहां पे यही बात लिखी हुई है, एप्लीकेंट मस्ट सेलेक्ट ओनली वन आउट ऑफ द थ्री एडमिशन टेस्ट ऑप्शन। यानी कि फास्ट कह रहा है कि भाई मैं तुम्हें तीन एडमिशन टेस्ट के ऑप्शन दूंगा, या तो तुम फास्ट का अपना टेस्ट दे दो, सही है ना, यानी कि तुम मेरा अपना टेस्ट दे दो, या फिर तुम सेट का टेस्ट अगर तुमने दिया हुआ है तो उसके स्कोर को सबमिट करवाओ। सेट की बेसिस पे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका मिनिमम 1200 का स्कोर होना चाहिए, यानी कि दोनों मॉड्यूल्स के अंदर एटलीस्ट 600 का स्कोर लाजमी तौर पे होना चाहिए। या फिर अगर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, ईकेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हो, तो या तो आप उसकी बेसिस पे अप्लाई करोगे। मगर इन दो ऑप्शंस के ऊपर याद रखिएगा हमेशा तुक्का होता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर काफी सारे बच्चों ने सेट की बेसिस पे अप्लाई किया था और उन सबको एडमिशन मिला था जिनका 1200 प्लस का स्कोर था। मेरे पास काफी सारे बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि आप सर डायरेक्टर से पूछिएगा, डायरेक्टर से जब आपकी पॉडकास्ट हो उनसे पूछिएगा कि भाई सर सेट के अंदर क्या 1200 प्लस जितने बच्चे होंगे सबको एडमिशन मिलेगा। तो उन साहब ने लाजमी तौर पर बात हमें बताई थी, आप उस वीडियो को देख भी सकते हो, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि यस, वो तमाम बच्चे जिनका 1200 प्लस का सेट का स्कोर आएगा उन तमाम के तमाम बच्चों को फास्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन दे देगा अगर वो सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, सही है ना, अगर तो सेट की बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं। इस साल का क्राइटेरिया सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा, अभी तक अनाउंस नहीं किया फास्ट ने, मगर मोस्ट प्रोबेबली सेम रहेगा। हो सकता है फास्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, जस्ट लाइक आईबीए, क्योंकि भाई 1200 तो बहुत सारे बच्चों का आ जाता है ना, तो हो सकता है फास्ट इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, 1230 कर दे, 1235 कर दे एंड सो ऑन।
इसके अलावा तीसरे नंबर के ऊपर अगर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करने, काफी सारे बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करते हैं, तो मेरे पास अक्सर और पेशतर एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर हम एनटीएस की बेसिस पे फास्ट में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हमें इजीली एडमिशन मिल जाएगा, क्या सिनेरियो होगा? तो बेटा देखो, अगर आप एनटीएस की बेसिस पे फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं ना, तो आपका मिनिमम मिनिमम जो एनटीएस का स्कोर होना चाहिए वो 85 टू 90 प्लस का होना चाहिए। अगर आप इससे कम का स्कोर, यानी कि परसेंटाइल की बात कर रहा हूं ना, यानी कि अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो एनटीएस की बेसिस के ऊपर, तो भाई एनटीएस के अंदर पंजाब साइड से बहुत तगड़ा कंपटीशन आता है, क्योंकि पंजाब साइड का मेजॉरिटी बच्चा एनटीएस बहुत ज्यादा देता है। तो भाई मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि एनटीएस की बेसिस के ऊपर आप टेस्ट देने का रिस्क ना लो। आप एनटीएस की बेसिस पर अगर अप्लाई कर रहे हो, अगर तो आपकी परसेंटाइल 90 प्लस है, तब तो मैं कहूंगा लाजमी तौर पर एनटीएस की बेसिस पर अप्लाई कर लो। अदरवाइज टेस्ट को लाजमी तौर पर दो, टेस्ट को मत छोड़ो बेटा, सही है ना? आप पूरे साल के अंदर 12 दफा एनटीएस दे सकते हो, और फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि जुलाई के अंदर जाके होता है, तो लास्ट जो एनटीएस एक्सेप्टेबल होता है वो जून तक का होता है। तो जून तक का एनटीएस एक्सेप्टेबल है। आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून तक का दे दो। अगर तो 90 प्लस का परसेंटाइल फॉर्म हो रहा है तो आप एनटीएस की बेसिस पर अप्लाई कर दो, सही है ना? मगर फिर आपकी मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज भी अच्छी होनी चाहिए। खैर, उस पर बाद में आएंगे। अच्छा, अब देखो फास्ट यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है? वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस पे आप टेस्ट में बैठ सकते हो। का क्राइटेरिया क्या है भाई? फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट में बैठने का क्राइटेरिया क्या होता है कि सिंपल तरीके से एसएससी यानी कि मैट्रिक या फिर ओ लेवल्स के अंदर आपकी 60% मिनिमम नंबर होने चाहिए। यानी कि भाई अगर आप फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग के प्रोग्राम इलेक्ट्रिकल हो गई, सिविल इंजीनियरिंग हो गई, अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो तो आपने मिनिमम ओ लेवल्स के अंदर, मैट्रिक के अंदर, एसएससी के अंदर 60% आपकी होनी चाहिए। और अगर आपकी इंटरमीडिएट के अंदर, और आपकी इंटरमीडिएट के अंदर या फिर ए लेवल्स के अंदर, जो बच्चे इंटरमीडिएट नहीं देते वो ए लेवल्स देते हैं, आपकी मिनिमम 60% होनी चाहिए अगर आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स में अप्लाई कर रहे हो। सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, एंड सो ऑन, सही है ना? तो बेटा देखो, अगर तो आपने फास्ट यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो मैट्रिक की और इक्विवेलेंट एग्जाम की यानी कि ओ लेवल्स की परसेंटेज 60 होनी चाहिए मिनिमम। मिनिमम यानी कि इससे ज्यादा ही हो, 60 इज द मिनिमम मार्क। और एचएससी की या ए लेवल्स की 60 होनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा भाई कोर्सेज कौन कौन से आपने पढ़े होने चाहिए? कोर्सेज आपने पढ़े होने चाहिए केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या फिर कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। यानी कि बेटा वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग के ऊपर, यानी कि वो तमाम बच्चे जिन्होंने प्री इंजीनियरिंग के ऊपर अपने इंटरमीडिएट को, ए लेवल्स को पढ़ा हुआ है, या फिर वो तमाम बच्चे जिन्होंने कंप्यूटर साइंस के ऊपर अपने इंटरमीडिएट को या ए लेवल्स को पढ़ा हुआ है, वही अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ इंजीनियरिंग फील्ड्स के अंदर। अब आपके पास सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, यानी कि मेरिट फॉर्मूला क्या है? फास्ट यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए मेरिट फॉर्मूला क्या होता है कि 33% आपका काउंट होगा एडमिशन टेस्ट, यानी कि 33% आपका क्या चीज काउंट होगा, जो आपका टेस्ट होगा वो 33% काउंट होगा, प्लस का साइन। आपका जो एचएससी यानी कि जो इंटरमीडिएट या ए लेवल्स है वो 50% काउंट होगा, यानी कि 50% क्या चीज काउंट होगा, आपके सेकेंड ईयर का, आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, फिर प्लस का साइन। और आपका जो मैट्रिक है ये आपका 17% के ऊपर काउंट होगा, आपका जो मैट्रिक होगा ये 17% पे काउंट होगा। दो चीजों का ख्याल रखिएगा। अक्सर मेरे पास एक क्वेश्चन आता है बच्चों की जानिब से, सर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा कि सेकंड ईयर का काउंट होगा? देखो बेटा, एक चीज जहन में रखिएगा, अगर तो आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट होने तक अनाउंस नहीं हुआ, जब तक फास्ट यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, अगर तो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया ना, तो बेटा हर यूनिवर्सिटी आपके फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट करेगी, फर्स्ट ईयर की बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। जब सेकंड ईयर का रिजल्ट आएगा तो आपको सेकंड ईयर की बस मार्कशीट सबमिट करवानी होगी। मगर ये चीज अपने जहन में रखिएगा, ये चीज अपने जहन में रखिएगा, अगर आपकी सेकंड ईयर में सप्ली आती है तो आपको डायरेक्टली आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, आपको पैसे भी वापस नहीं मिलेंगे। क्लियर है बेटा? तो भाई आप कहीं पे भी अप्लाई करोगे, अगर आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ तो फर्स्ट ईयर की बेसिस पर एडमिशन मिलेगा, सही है? अच्छा, और वो तमाम बच्चे जो इंप्रूवमेंट के होते हैं, जो रिपीटर्स होते हैं, जिनका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका होता है, तो बेटा आपका कंप्लीट इंटरमीडिएट का रिजल्ट हर यूनिवर्सिटी के अंदर काउंट होगा। अगर आपका ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है तो आपके कंप्लीट ए लेवल्स का रिजल्ट काउंट होगा। अगर आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो आपका कंप्लीट इंटर की परसेंटेज हर जगह पे काउंट होगी, सही है बेटा? अच्छा, वो तमाम बच्चे जो सप्ली वाले होते हैं या फिर जो रिपीट कर रहे होते हैं, तो बेटा देखो एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आपकी सप्ली आई हुई है ना किसी पेपर में, आप अप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल आपकी सप्ली का रिजल्ट ना आ जाए और आपकी सप्ली क्लियर ना हो जाए, आप कहीं नहीं अप्लाई कर सकते। इस चीज को जहन में रखिएगा। तो बेटा ये इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अगर मैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स की बात करूं तो बेटा देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी के कंप्यूटर के प्रोग्राम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है कि भाई वो तमाम बच्चे जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में, यानी कि सीएस के अंदर, बीएस इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर, या फिर हमारे पास पर्टिकुलरली डेटा साइंसेस के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, साइबर सिक्योरिटी के अंदर, इन
तमाम प्रोग्राम्स के अंदर जो कंप्यूटर के जितने प्रोग्राम्स है ना, अगर आप उसमें अप्लाई करना चाह रहे हो तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या है? एडमिशन टेस्ट के अंदर आपके पास लाजमी तौर पर अगेन आप एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो। फास्ट आपको 3 ऑप्शंस देगा टेस्ट में अप्लाई करने के, यानी कि अगर आप फास्ट का फॉर्म जब फिल कर रहे होगे ना, आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। या तो आप फास्ट का अपना टेस्ट दे दो, सही है ना, इस पे मेरिट कम होता है। एनटीएस और सेट पे मेरिट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। तो भाई आपको किसी एक चीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, या तो आप फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस पे अप्लाई करोगे, या एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करोगे, सेट की बेसिस पे। यहाँ पे भी सेम वही चीज है जो मैंने लास्ट में भी डिफाइन करी थी। आपको कोई एक चीज सेलेक्ट करनी है, क्योंकि किसी एक चीज की बेसिस के ऊपर ही आप एडमिशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। अब वो वाला जमाना चला गया, आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये होता था कि आप एडमिशन टेस्ट भी दे देते थे और एनटीएस का स्कोर भी सबमिट करवा देते थे। तो फास्ट खुद ही आपको देख लेता था, अगर तो टेस्ट क्लियर होता था अच्छे नंबरों से तो फास्ट टेस्ट की बेसिस पर एडमिशन दे देता था, अगर एनटीएस का स्कोर अच्छा होता था तो फास्ट एनटीएस की बेसिस पर एडमिशन दे देता था। अब फास्ट ने वो क्राइटेरिया खत्म कर दिया। फास्ट कह रहा है कि भाई किसी एक चीज की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, या तो आप सेट की बेसिस पे करोगे, या एनटीएस की बेसिस पे, या फास्ट के अपने टेस्ट की बेसिस के ऊपर। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखो, फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में अगर आपको अप्लाई करना है ना, तो आपकी मैट्रिक के अंदर या फिर इक्विवेलेंट एग्जाम का मतलब क्या है? ओ लेवल्स हो गया, या फिर आपने कोई और मैट्रिक सिस्टम पढ़ा हुआ है, तो बेटा आपने जो 10वीं का रिजल्ट है, यानी कि एसएससी या ओ लेवल्स के अंदर आपके मिनिमम 60% नंबर होने चाहिए। यानी कि बेटा वो तमाम बच्चे जो फास्ट यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाहिश रखते हैं किसी भी कंप्यूटर रिलेटेड प्रोग्राम के अंदर ना, तो आपके मैट्रिक के अंदर, ओ लेवल्स के अंदर एटलीस्ट 60% नंबर होने चाहिए। और एचएससी यानी कि इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स के अंदर आपके मिनिमम 50% नंबर होने चाहिए। तो बेटा देखो, ये बात मैं आपको कितनी दफा डिफाइन कर चुका हूं, कितनी दफा बता चुका हूं कि भाई एडमिशन टेस्ट मैटर करता है। आपके अगर फर्स्ट ईयर के अंदर किसी बच्चे की कम भी परसेंटेज है, अभी देखो कराची बोर्ड का रिजल्ट आया, सिंध बोर्ड का आया, इसके अलावा पंजाब बोर्ड का रिजल्ट 2-3 महीने पहले आया था, तो भाई वो तमाम बच्चे जिनकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में कम भी परसेंटेज है ना, आपने चिंता नहीं करनी यार, आपने परेशान नहीं होना। आप सिंपल तरीके से, मेरे प्यारे बेटे, आप सिंपल तरीके से टेस्ट पे मेहनत करो। एप्टीट्यूड इज द असल थिंग, एप्टीट्यूड इज द असल चीज, इसके ऊपर आपने मेहनत करनी है। अब देखो, आपकी अगर फर्स्ट ईयर के अंदर, इंटर के अंदर 50% भी है ना बेटा, कोई इशू की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब टेस्ट के अंदर देखो, टेस्ट देने के आप एलिजिबल हो। फास्ट यूनिवर्सिटी साफ तौर पे देखो क्या कह रहा है। फास्ट यूनिवर्सिटी आपसे कहता है कि भाई अगर आपके ए लेवल्स के अंदर, आपके अगर ए लेवल्स के अंदर या फिर आपके इंटरमीडिएट के अंदर 50% मिनिमम नंबर होने चाहिए, आप टेस्ट में बैठने के काबिल हो जाओगे। तो भाई आप में से जितने बच्चों के 50% नंबर है, ये 50% ज्यादा नंबर है, आप फास्ट यूनिवर्सिटी का सीएस का टेस्ट आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। टेस्ट मैटर करेगा कैसे? कि देखो, अब देखो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। फास्ट यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर की फील्ड्स के लिए मेरिट फॉर्मूला क्या है? कंप्यूटर की फील्ड्स के लिए देखो मेरिट फॉर्मूला क्या है? 50% एडमिशन टेस्ट, 50%। यानी कि भैया 50% क्या चीज काउंट होगा? आपका जो एडमिशन टेस्ट है वो 50% काउंट होगा, फिर प्लस का साइन। आपका जो इंटरमीडिएट है, सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर है, यानी कि जो इंटरमीडिएट होगा वो कितने परसेंट काउंट होगा? 40% काउंट होगा आपका इंटरमीडिएट। और 10% आपका क्या चीज काउंट होगा? 10% बेटा आपका काउंट होगा मैट्रिक, यानी कि एसएससी। अब देखो, वो तमाम बच्चे ना जिनकी इंटर में कम भी परसेंटेज आई हुई है, 60s में भी आई हुई है, 50s में भी आई हुई है, तो भाई अगर आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते हो तो टेस्ट की बेसिस के ऊपर और मैट्रिक की मार्क्स की बेसिस आप आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। 50% टेस्ट मैटर कर रहा है, 40% इंटर है और बाकी 10% क्या है? मैट्रिक है। तो आप खुद सोचो, 50 और 10, 50 आपके टेस्ट के और 10 आपके मैट्रिक के। 10 मैट्रिक में नॉर्मली हर बच्चे की अच्छी परसेंटेज होती है यार, तो 60% नंबर तो तुम्हारे हाथ में है ना। अगर इंटर में तुमसे कोई गलत काम हो भी गया तो परेशान क्यों हो रहे हो भाई? तरीके से बैठ के तैयारी करोगे तो आराम से सिक्योर कर सकते हो, कोई इशू थोड़ी है इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम की बात थोड़ी है भाई। ये जो सामने आपके बच्चे बैठे हैं आप ही के जैसे बच्चे थे, आसमान से थोड़ी उतर के कोई आए थे बेटा, आसमान से उतर के थोड़ी नाजिल हो गए थे भाई, ये आप ही के जैसे बच्चे थे। तो पॉइंट इज दैट कि आप भी सिक्योर कर सकते हो। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे इनकी 60 में परसेंटेज थी, किसी की 58 थी, तो मगर टेस्ट में अगर मेहनत करोगे आप आराम से हर सीट को सिक्योर कर सकते हो। आपने बस टेस्ट के ऊपर एफर्ट्स करने, टेस्ट के ऊपर आपने जान मारनी है, इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है। इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को अपने जहन में रखो, ये बातें बहुत काम आने वाली हैं बेटा आपकी जिंदगी के अंदर। अच्छा, दूसरे नंबर के ऊपर हमारे पास एक सवाल, अक्सर मेरे पास प्री मेडिकल के बेचारे बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या मैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एलिजिबल हूंगा? सर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर क्या प्री मेडिकल का बच्चा जा सकता है? नहीं जा सकता है बेटा। प्री मेडिकल का बच्चा जब तक उसने एडिशनल मैथ्स के पेपर वो नहीं देगा, एडिशनल मैथ्स के पेपर देने की वजह से उसका बोर्ड चेंज नहीं हो जाता, यानी कि वो प्री मेडिकल से प्री इंजीनियरिंग पे शिफ्ट नहीं हो जाएगा, वो फास्ट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं है। देखो यहां पे साफ तौर पे क्या लिखा हुआ है, कोर्सेज स्टडीड एट एचएससी और इक्विवेलेंट लेवल मैथमेटिक्स, यानी कि ये कंपलसरी कोर्स है। यानी कि भाई जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं ना, अगर आप प्री मेडिकल से आपने अपना इंटरमीडिएट या ए लेवल्स कवर किया हुआ है तो बेटा आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं
नहीं हो, अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैथ्स के, अगर तो आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो, आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एडिशनल मैथ्स के पेपर दोगे, उसके बाद आपका भी अगर रिजल्ट नहीं भी आया हुआ ना, फिर आप फास्ट में अप्लाई कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप ए लेवल्स के हो, तो आपने अपना जो एड मैथ्स का कोर्स होगा वो आपने निकालना होगा, और अगर आपका रिजल्ट बाद में भी आता है कोई इशू नहीं है, आपने खाली फास्ट यूनिवर्सिटी को शो करना है कि भाई देखो मैंने यहाँ पे एडिशनल मैथ्स के पेपर के लिए अप्लाई कर दिया है, मैंने टेस्ट दे दिया है, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1-2 महीनों में, जब रिजल्ट आएगा तो मैं आपको सबमिट करवा दूंगा रिजल्ट, और मैं फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। सिंपल प्री मेडिकल का बच्चा फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट नहीं दे सकता, कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए ना वो एलिजिबल है। तो बहुत सारे बच्चे जो मुझसे पूछ रहे होते हैं ना कि सर मैं प्री मेडिकल से मैंने इंटरमीडिएट कर रहा हूं या कर रही हूं, या फिर मैंने कर लिया है, तो मैं फास्ट में कैसे जाऊं? तो भाई फास्ट में जाने का एक ही तरीका है कि भाई अगर आप फास्ट में जाना चाहते हो तो लाजमी तौर पे एडिशनल मैथ्स के पेपर्स को दो, अदरवाइज आप नहीं जा सकते। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने तो अलाउ कर दिया है। भाई पीसी ने अलाउ किया है, हर यूनिवर्सिटी की अपनी क्रेडिबिलिटी होती है ना। फास्ट यूनिवर्सिटी का जो कोर्स करिकुलम है, और वो इतना स्ट्रिक्ट होता है कि आप नहीं पढ़ सकते। भाई मजाक थोड़ी है कि जिंदगी भर आपने बैठ के बायोलॉजी पढ़ी और यहाँ पे बैठ के फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी भी यूनिवर्सिटी में आप सीएस करने जा रहे हो। तो भाई नस ने बिल्कुल सही काम करा, नस ने बोला कि हमारे मैथ्स के पेपर को क्लियर करो, तो आप मैथ्स को क्लियर ही नहीं कर सकते ना बेटा, क्योंकि सीएस की जो बुनियादी फाउंडेशन है, सीएस की कंप्यूटर साइंस की जो बुनियादी फाउंडेशन है, उसमें है ही क्या चीज? उसमें बेसिक कैलकुलस आ रही है, उसमें मैट्रिसेस आ रहे हैं, उसमें आपके पास डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, उसमें आपके पास ये इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लिमिट्स आ रहे हैं। अब अगर आपको इंटर की मैथ्स ही नहीं आती तो आप कैसे सॉल्व करोगे सर? नहीं कर सकते ना बेटा, आप फिर फेल होते रहते हो कोर्सेज के अंदर। तो इसीलिए फास्ट यूनिवर्सिटी कहता है कि यार अगर आपको हमारे पास सीएस करने के लिए आना है तो आपको एडिशनल मैथ्स के पेपर लाजमी तौर पर देने चाहिए। क्लियर है भैया? तो इस चीज को यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने बहुत डिटेल के अंदर। अच्छा अगेन वही बात है जो मैंने आपसे कही कि भाई प्री मेडिकल स्टूडेंट्स हु हैव पास द एडिशनल मैथमेटिक्स और आर वेटिंग रिजल्ट्स आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन ऑल कंप्यूटर प्रोग्राम्स। यानी कि देखो सिंपल प्री मेडिकल का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता, मगर ऐसा प्री मेडिकल का बच्चा जिसने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे दिए, उसका या तो रिजल्ट आ चुका है, या फिर अगर रिजल्ट नहीं भी आया हुआ तो उसकी बेसिस के ऊपर कि चूंकि उसने एडिशनल मैथ्स के पेपर दे दिए और उसका रिजल्ट अभी आ जाएगा 3-4 महीने में, तो वो भी अप्लाई कर सकता है, उसको प्रॉब्लम नहीं है। सही है ना? अच्छा दूसरे नंबर पे जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे देखो इंटरमीडिएट का मतलब क्या है, अगर तो आपके सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा तो आपके फर्स्ट ईयर की परसेंटेज हर जगह पे काउंट होगी, एंड वंस आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट अगर आ जाता है तो फिर आपकी कंप्लीट इंटरमीडिएट की, कंप्लीट एचएससी की परसेंटेज हर जगह पे काउंट होगी। ये बड़ी बुनियादी सी बातें होती हैं जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है, जिनको जिनको आपको लाजमी तौर पे मालूम होने चाहिए। क्लियर है बेटा? अच्छा इसी तरीके से देखो, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट बीबीए के लिए अप्लाई कर रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, या आप में से कोई भी बच्चा अब बीबीए के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, फिनटेक के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? रिमेंबर दिस थिंग अगेन, वो सेम चीज है कि भैया फास्ट का अपना टेस्ट दोगे, या फिर सेट की बेसिस पे अप्लाई करोगे, या फिर आप एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करते हो, नेट आईकॉम की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो, नेट आईजीएस की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। तो भाई आप इनमें से कोई एक ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। मैं इन दोनों चीजों को बाद में जाकर डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट थिंग कि भाई क्या मिनिमम स्कोर होना चाहिए आपका, क्या नहीं होना चाहिए, इसको हम आगे चल के भी स्लाइड्स के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे। अभी के लिए बस इतनी बात ध्यान में रखो कि आप इन तीनों में से किसी एक चीज की बेसिस पे अप्लाई करोगे। मैं हमेशा बच्चों को रिकमेंड करता हूं कि आप चाहे किसी भी उसमें अप्लाई करो ना, इंजीनियरिंग के अंदर या कंप्यूटर के अंदर, या फिर आप बीबीए वगैरह में अप्लाई कर रहे हो, कोशिश करो कि फास्ट का अपना टेस्ट दे दो। अनलेस एंड अनटिल का आपका सेट का स्कोर 1200, 1230, 1240 प्लस का अगर सेट का स्कोर है, तो फिर सेट के स्कोर के अबव के ऊपर जाओ, या फिर अगर एनटीएस का परसेंटाइल बहुत अच्छा है तो खाली उसके ऊपर जाके चांस लो। अदरवाइज फास्ट का अपना टेस्ट दे दो, उस पर निस्बतन मेरिट कम होता है। अगर आप तरीके से ढंग से बैठ के पढ़ लो तो उसमें मेरिट कम होता है, आप आराम से एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। अगर आप मुझसे पढ़ लो तो भी मैं आपको गाइड ही करूंगा, आपको एक चीज बताऊंगा किस तरीके से क्या आपके लूप होल्स होते हैं, कि किस तरीके से नेगेटिव मार्किंग से बचना एंड सो ऑन। तो भाई इसका आपने बड़ा ख्याल रखना है, क्योंकि फास्ट यूनिवर्सिटी का अपने जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो उसका मेरिट क्या होता है? उसका मेरिट कम होता है एज कंपेयर टू एनी अदर टेस्ट। सही है ना? अच्छा इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो बेटा देखो, वो तमाम बच्चे जिनकी मैट्रिक के अंदर कम से कम 60% है ना, वो फास्ट यूनिवर्सिटी के बीबीए वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 60% का है, वाइल इंटरमीडिएट के लिए 50% का है, सेम कंप्यूटिंग प्रोग्राम्स वाला आ रहा है। वाइल आपने कोर्स जो आपने स्टडीड एचएससी के अंदर कोई नॉट एप्लीकेबल, यानी कि हर तरह का बच्चा बीबीए में, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, फिनटेक में अप्लाई कर सकता है, चाहे प्री मेडिकल के हो, चाहे प्री इंजीनियरिंग के हो, चाहे आप कंप्यूटर साइंस के हो, चाहे आप कॉमर्स के हो। इनफैक्ट सही है ना? हर तरह का बच्चा, प्री मेडिकल का बच्चा भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है इन प्रोग्राम्स के अंदर, बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर, फिनटेक्स के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर, बीबीए के अंदर। तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्री मेडिकल के बच्चों के लिए कि लेट सपोज अगर आप एडिशनल मैथ्स का पेपर नहीं देना चाहते और आपको लगता है कि आपने एडिशनल मैथ्स नहीं क्लियर कर पाओगे ना, अगर आपको लगता है कि एडिशनल मैथ्स देना आपके लिए अजाब बन रहा है, तो आप लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन ये है कि भाई अगर आप सीएस साइड पे जाना चाहते हो तो फिर
तो बेटा देखो, अगर आप सीएस साइड पे जाना चाहते हो और कोई भी प्री मेडिकल का बच्चा मेरी बात सुन रहा है, और अगर कोई नहीं भी सुन रहा, तो भाई आपकी ये फर्ज है कि अपने दोस्तों को लाजमी मेरी बात पहुंचाइएगा कि आपका कोई भी फ्रेंड अगर प्री मेडिकल बैकग्राउंड से उसका एडिशनल मैथ्स देने का मूड नहीं है, तो फिर ये बिजनेस एनालिटिक्स और फिनटेक का जो प्रोग्राम है ना, इसमें आप लाजमी तौर पर अप्लाई कर दो। इसके लिए एटलीस्ट आप लाजमी तौर के ऊपर तैयारी करो कि आप एटलीस्ट इन प्रोग्राम में चले जाओ। ये सीएस की सब डोमेन्स में आता है। ये सीएस की क्या है, सीएस की सब डोमेन है। तो अगर आप इसमें जाओगे ना, तो कल को अपना मास्टर था फिर भी सीएस साइड के ऊपर कर लोगे कहीं ना कहीं से, जो है ना, मतलब हो जाएगा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ। सही है, तो फिर भी अच्छी चीज है। अच्छा, इनके टेस्ट का पैटर्न भी सेम कंप्यूटर की तरह का पैटर्न आ रहा है कि इनका मेरिट फॉर्मूला क्या है, इन लोगों का मेरिट फॉर्मूला सेम आ रहा है कि भाई 50% जो आपके आ रही है ना, 50% वेटेज आ रहा है किसका, टेस्ट का। फिर 40% आपका वेटेज आ रहा है इंटरमीडिएट का। और फिर आपके पास 10% का जो वेटेज आ रहा है बेटा, वो आपके मैट्रिक का आएगा। तो इनका मेरिट फॉर्मूला भी हमारे पास सिमिलर आ रहा है। तो ये हमारे तीन तरह के सिनेरियोज हैं जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है कि भाई ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट यूनिवर्सिटी का, कि इधर आप अप्लाई कर रहे हो बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस, फिनटेक के लिए, या फिर आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए करते हो, या आप इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स के लिए करते हो। तो ये हमारे पास ओवरऑल क्या आ रहा है बेटा, ये हमारे पास ओवरऑल हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है इन तमाम प्रोग्राम्स के लिए। इस चीज को आपने लाजमी तौर पे अपने जहन में रखना है। आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर कि फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट किस तरीके से होता है और कौन कौन से टेस्ट दिए जाते हैं फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर। काफी सारे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मिस कर देते हैं हमेशा कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट क्या होता है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी आती है सर, वो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कौन से क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर का पोर्शन आएगा, केमिस्ट्री कंप्यूटर का, सर वो फिजिक्स का पोर्शन आएगा? नहीं, ऐसा कोई बेकार पोर्शन नहीं आता फास्ट यूनिवर्सिटी में। तो फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, फास्ट को अपना मेन टारगेट रख के बैठे हुए ना, तो अपने डेडिकेशन के साथ फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है। फास्ट यूनिवर्सिटी का पैटर्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजे का है कि देखो आपके पास अगर आप बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मली फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 120 एमसीक्यूज आते हैं, और आपका जो टेस्ट होता है बेटा, ये 100 मिनट्स का टेस्ट होता है, यानी कि 2 घंटे से थोड़ा कम। आपको यहाँ पे नंबर ऑफ एमसीक्यूज कभी भी फास्ट अनाउंस नहीं करता। एज अ एक्सपीरियंस टीचर या फिर एज अ टीचर जिसके बेतहाशा बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हैं ना, तो मैं आपको चंद बुनियादी ट्रिक्स बता रहा हूं कि देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 120 एमसीक्यूज होते हैं। फास्ट यूनिवर्सिटी कभी भी पब्लिकली अनाउंस नहीं करता कितने एमसीक्यूज आएंगे पेपर में। फास्ट यूनिवर्सिटी खाली एक परसेंटेज आपको दे रहा है, पहली चीज। दूसरे नंबर पे फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है ना, ये 100 मिनट का टेस्ट होता है, 100 मिनट का टेस्ट होता है, 2 घंटे से यानी कि थोड़ा सा कम। अब देखो यानी कि आपको 100 मिनट में 120 एमसीक्यूज करने हैं। वो तमाम बच्चे जो बीबीए में अप्लाई करते हैं बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर या फिनटेक के अंदर, तो बेटा आपके टेस्ट के अंदर 10% इंग्लिश आएगी। फास्ट यूनिवर्सिटी कभी भी नंबर ऑफ एमसीक्यूज अपने नहीं बताता, वो क्या कह रहे हैं, 10% इंग्लिश का पोर्शन होगा। एसे राइटिंग आएगी 15% की। एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू का मतलब क्या है कि मेरी जो आईक्यू की प्लेलिस्ट है ना, उसको गो थ्रू कर लीजिएगा, पूरी की पूरी एडिट सारे के सारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं। तो एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 25% का आता है। और जो बेसिक मैथमेटिक्स है यानी कि जनरल मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथमेटिक्स, वो 50% की आती है। तो वो तमाम बच्चे जो बीबीए के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फिनटेक के लिए कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट का ये स्ट्रक्चर होता है। फास्ट ने टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज नहीं बता रहा, वो आपसे क्या कह रहा है, इतने परसेंट ये कंटेंट आएगा। सही है ना? वो तो एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूं क्या होता है। अच्छा, वो तमाम बच्चे जो सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं या इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी कंप्यूटर के प्रोग्राम में अगर अप्लाई कर रहे हो या इंजीनियरिंग के प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, तो बेटा टेस्ट के अंदर क्या होता है, 10% आता है इंग्लिश का पोर्शन। एनालिटिकल स्किल्स और आईक्यू जो है ये 20% का आता है। बेसिक मैथमेटिक्स भी 20% का आता है, और एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है 50% का। एडवांस मैथ्स का पोर्शन आता है 50% का। अब मैं यहां पे आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। अब मेरे पास जो लास्ट ईयर मैंने पॉडकास्ट करी थी फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिशन के डायरेक्टर के साथ, अगर आपने वो पॉडकास्ट नहीं देखी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, लास्ट में देखिएगा। वो डायरेक्टर बकायदा हंसते हुए बता रहे हैं कि भाई बहुत दफा बच्चा क्या होता है, उसको पता ही नहीं होता कि नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर को कैसे सॉल्व करना है। तभी मैं आपसे क्या कहता हूं कि भाई अगर आप किसी गलत अकेडमी पे चले जाओगे ना, किसी आप बेकार कोचिंग सेंटर पे चले जाओगे, आपको बेसिक बातें भी नहीं बताएंगे। अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चे जो है ना टेस्ट को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही जो है ना अपनी फुप्पो का घर समझ के। मैं एक आपको मजाकिया अंदाज में बता रहा हूँ कि वो टेस्ट के अंदर जो है ना, यहाँ पे भी हाथ मारना है, उधर भी हाथ मारना है, इस ऑप्शन का आंसर नहीं आता, उसको भी टिक कर दिया, अल्लाह का नाम लेके, आयतल कुर्सी पढ़ के, ये दुरूद शरीफ पढ़ के, ये आपने अपनी कोई मुकद्दस चीज का नाम पढ़ के, ये दुरूद शरीफ। अरे भाई ये नहीं होता। अगर नेगेटिव मार्किंग अलाउ है, सबसे डेंजरस बात है। नेगेटिव मार्किंग अलाउ होने का मतलब क्या होता है कि हर टेस्ट के हर पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग है। फॉर एग्जाम्पल एडवांस मैथ्स के अंदर अगर 50% पोर्शन एडवांस मैथ्स का आ रहा है ना, 50% पोर्शन यानी कि 50 एमसीक्यू लेट सपोज अगर एडवांस मैथ्स के आ रहे हैं, या 60 एमसीक्यू अगर एडवांस मैथ्स के आ रहे हैं, तो बेटा इसका सीधा सीधा क्या मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भाई तुम किसी सूरत भी जो आपको क्वेश्चन नहीं आता उसका गलती से भी तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपने तुक्का लगाया, अगर आपने तुक्का लगाया, तो भाई नॉर्मली 0.25 यानी कि आपके पास 0.25 नंबर आपका कट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैं आपको किसी बेसिक सी मिसाल देता हूं। आपने अगर 4 एमसीक्यूज क्या करे गलत कर दिए ना, आपने अगर 4
एमसीक्यूज गलत कर दिए तो एक जो आपका सही आंसर था ना, आपका एक जो सही नंबर था वो भी कट हो जाएगा। यानी कि लेट सपोज एक एमसीक्यू सही करने पे आपको एक नंबर मिल रहा है, जरा बात समझो, एक एमसीक्यू सही करने पे आपको एक नंबर मिल रहा है, मगर अगर लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 0.25% की नेगेटिव मार्किंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर चार एमसीक्यूज आपने गलत कर दिए ना, तो एक जो सही नंबर था वो भी आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग फास्ट यूनिवर्सिटी की कैसी है? सेकंड नंबर के ऊपर हमेशा इस बात को ध्यान में रखिएगा कि फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर में जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना बेटा, ये अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। यानी कि हर सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग दूसरे सेक्शन से मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर एडवांस मैथ्स का पोर्शन आ रहा है, तो भाई एडवांस मैथ्स का जो पोर्शन है ये 50% का आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि देखो, अगर 120 एमसीक्यूज आ रहे हैं तो 120 का 50% बनता है 60, यानी कि 60 एमसीक्यूज होंगे एडवांस मैथ्स के। अब जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? एडवांस मैथ्स का। अगर आपने एडवांस मैथ्स के अंदर ज्यादा एमसीक्यूज गलत करे तो आपके सही नंबर भी ज्यादा किसमें कटेंगे? एडवांस मैथ में कटेंगे। उसके बाद बेसिक मैथ्स आ रहा है 20% का, तकरीबन आपके पास 30 एमसीक्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल बेसिक मैथ्स के 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं, बिजनेस मैथ्स के, जनरल मैथ्स के। इसके अलावा 30 एमसीक्यूज आ रहे हैं आईक्यू के, सही है ना? तो अगर मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल, या चलो मैं इसको कहता हूं और इसको छोटा कर दो, आपके पास बेसिक मैथ्स के, जनरल मैथ्स के या आईक्यू के 20% आपका पोर्शन आ रहा है बेसिक मैथ्स से, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू से। तो भाई यहां पे अगर आप नेगेटिव मार्किंग करोगे ना, यहां पे अगर आपके कोई क्वेश्चन गलत भी होते हैं, तो चूंकि उनकी परसेंटेज आने की क्वेश्चंस की क्या है, कम है, 20% खाली बेसिक मैथ्स आएगी, तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो कम होगी। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग कम अफेक्ट करेगी। और इंग्लिश के अंदर चूंकि 10% का पोर्शन आ रहा है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, 10% का इंग्लिश का चूंकि पोर्शन है, तो नेगेटिव मार्किंग सबसे कम जो रिएक्ट कर रही होगी इंग्लिश के पोर्शन में करेगी, क्योंकि खाली 10% पोर्शन है ना इंग्लिश का। इंग्लिश का पोर्शन देखो कितने परसेंट है, 10% का, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे सबसे कम एक्ट कर रही होगी, परफॉर्मेंस दे रही होगी। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे जो है ना इन चीजों का ख्याल नहीं करते। वो करते क्या है, वो जो है ना तुक्के तुक्के शुक्के मार रहे होते हैं। तो अब यकीन मानिए, वो जो डायरेक्टर साहब जिनके साथ मैंने पॉडकास्ट करी, तो बैठ के हंसते हुए मुझे बता रहे थे, साहब बाकायदा हंसते हुए मुझे बता रहे थे कि देखो बेटा, कभी कभार ये होता है कि बहुत दफा बच्चे क्या करते हैं, बहुत दफा बच्चे कंप्लीट पेपर को सॉल्व करते हैं। यानी कि बहुत दफा बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन नहीं भी आता होता ना, उसका आंसर टिक लगाते हैं, और उनकी वजह से, इस हरकत की वजह से, यानी कि पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी कि पूरे पेपर में जितने एमसीक्यूज होते हैं ना, वो सबको सॉल्व करने पे चले जाते हैं। और 120 के 120 एमसीक्यूज में तुक्के मारे में कुछ कुछ करा हुआ है, तो उनका नेट रिजल्ट जो होता है ना, यानी कि उनका टोटल जो रिजल्ट होता है, टोटल पूरे पेपर का आंसर जो होता है वो नेगेटिव में आ रहा होता है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि भाई बच्चा क्या करता है, बच्चा करता है कि तुक्के मारूंगा तो कोई ना कोई सही हो जाएगा, आंसर मिल ही जाएगा भाई। तो भाई ये नस का टेस्ट नहीं है, ये एनईटी का टेस्ट नहीं है, यूईटी का टेस्ट, यूईटी में चलो नेगेटिव मार्किंग होती है, जीआईकेआई का टेस्ट नहीं है कि तुमने क्या करा, तुमने बैठ के तुक्के मार रहे, आपने आपने तुक्के मारे, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे ऐड कर रही है। तो बहुत दफा ये होता है कि बच्चा पूरे पेपर को सॉल्व करने के चक्कर के अंदर कि भाई कोई चीज छोड़नी नहीं है, हर एमसीक्यूज का आंसर कुछ ना कुछ पढ़ के लगा देना है मैंने, तो उससे नतीजा ये निकलता है कि भाई एट द एंड ऑफ द डे आपके जो टोटल नंबर्स आते हैं ना, यानी कि आपके टोटल नंबर -4, -2, -1, यानी कि पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या आ रहा है, आपका पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद आपका जो स्कोर आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है। उसके पीछे रीजन ही क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई अगर आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे ना, तो वहां पे आप फंस जाओगे। तो भाई यहां पे आती है हमारी जिम्मेदारी। यहां पे बेटा हम आपको बेसिक उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे होते हैं। यहां पे एज अ टीचर हम आपको सिखाते हैं कि देखो भाई, अगर आप एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसमें ये चीज आपको बताई जाती है कि भाई नेगेटिव मार्किंग जिस पेपर में होगी उसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग आ रही है उसको अटेम्प्ट तुक्के मार के नहीं किया जाता। उसको अटेम्प्ट करने की एक स्ट्रेटेजी होती है कि पहले आप सिंपल एमसीक्यूज के ऊपर जाते हो, फिर आप मॉडरेट के ऊपर जाते हो, फिर आप डिफिकल्ट के ऊपर जाते हो, एंड द एक्स्ट्रा डिफिकल्ट वन आर ऑलवेज लेफ्ट आउट। उसको कभी भी अटेम्प्ट नहीं करते आप, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ऐड करिए ना भाई। अगर मैं उसको अटेम्प्ट करूंगा तो जो मैंने सही एमसीक्यूज करे हैं वो भी गलत हो जाएंगे। तो कभी भी आप नेगेटिव मार्किंग वाले पोर्शंस के अंदर, नेगेटिव मार्किंग वाले पेपर्स के अंदर कभी भी सारे एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने पे नहीं जा सकते। तो ये छोटी छोटी बातें मैं अपने बच्चों को बताता हूं। भाई कोई तो रीजन है ना कि फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, टेस्ट की बेसिस के ऊपर जो मेरिट बना था 90+ का, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शागिर्दों का था। फास्ट यूनिवर्सिटी में जो पहली पोजीशन आई वो मेरे शागिर्द की है। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपके पास एनटीएस की बेसिस पे भी जो बच्चे अप्लाई कर रहे होते हैं, उसके अंदर 99 95 का परसेंटाइल मेरे पास से आ रहा होता है। तो भाई कोई तो लॉजिक है ना। तो ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा होता हूं थ्रू आउट माई क्लासेस कि देखो वो तमाम यूनिवर्सिटीज जहां पे नेगेटिव मार्किंग ऐड कर रही है, खुदारा आपने वहां पे तुक्के नहीं मारने। उनके टेस्ट को निकालने का एक तरीकेकार होता है, एक पैटर्न होता है। ये छोटी छोटी बातें जिनका आपने बड़ा ख्याल रखना है। अब बच्चे क्या करते हैं भाई, बच्चे ये करते हैं कि भाई वो मैंने बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं, वो अम्मी ने बताया था किसी क्वेश्चन को खाली नहीं छोड़ना। अरे बेटा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे खाली छोड़ना जरूरी है। अब बहुत दफा बच्चे सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में चले जाते हैं, जिसकी वजह से मेरे अल्फाज नहीं है, ये मेरे अल्फाज नहीं है, मैं अगेन रिकमेंड करूंगा आप पॉडकास्ट को सुनिएगा। उसमें ये डायरेक्टर के अल्फाज हैं कि भाई होता ये है कि बच्चा चूंकि सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की गलती कर देता है, तो उसकी वजह से जो उसका एंड के अंदर रिजल्ट बनता है ना, ओवरऑल जो रिजल्ट आता है वो नेगेटिव में आ रहा होता है। यानी कि भाई नेगेटिव ऑरा हो जाता है। नेगेटिव ऑरा समझते हो ना, आज
आजकल मीम के जमाने में बात करने, तो भाई मीम के जमाने में नेगेटिव ऑरा उसका रिजल्ट आ रहा होता है। नेगेटिव ऑरा का मतलब क्या हुआ कि भाई उसने पूरा 2 घंटे लगाकर 1.5 घंटे लगा पेपर सॉल्व किया और रिजल्ट क्या आया, नेगेटिव में आ गया, यानी किसी काम का ही नहीं है। तो भाई ये चीज बड़ी ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर ये एनयू मेरिट के ऊपर बात में डिस्कस करते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या डिस्कस कर लिया, हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कि फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट में जो नेगेटिव मार्किंग होती है ना बेटा, इसके अंदर हर रॉन्ग क्वेश्चन के होते हैं नेगेटिव 0.25, मगर इंग्लिश के अंदर होते हैं नेगेटिव का 0.125। अगेन फास्ट यूनिवर्सिटी ने कभी पब्लिकली इसको डिस्क्लोज नहीं करा हुआ। सिंस इतने अरसे से जब हम पढ़ा रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बेतहाशा बच्चे जब फास्ट में जाते हैं, और हमारी भी जो फास्ट में सोर्सेज होती हैं वो हमें कुछ अनऑफिशियल बातों को डिफाइन कर देती हैं, बता देती हैं। तो मैं आपको उस रेफरेंस से कुछ चीजें डिफाइन कर रहा हूं कि देखो, हर गलत एमसीक्यूज के ऊपर थ्रू आउट द पेपर, हर गलत एमसीक्यूज के ऊपर जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो नेगेटिव 0.25 होती है। मगर इंग्लिश के अंदर चूंकि सिर्फ 10%, इंग्लिश का पोर्शन कितने परसेंट आ रहा है, 10% आ रहा है ना। अब और से बात समझो कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर के अंदर आपके पास इंग्लिश कितनी आ रही है, इंग्लिश आपके पास आ रही है 10% की, और आपके पास जो बेसिक मैथ्स आ रही है, एडवांस मैथ्स आ रही है, या फिर एनालिटिकल स्किल्स आ रही है, इनका जो प्रोपोर्शनलिटी आने का वो ज्यादा है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग जो होती है इंग्लिश के अंदर कम एक्ट करती है एज कंपेयर टू अदर सेक्शन, सही है ना। तो इंग्लिश में अगर आप तुक्के मार भी दो इतना फर्क नहीं पड़ता, मगर बाकी सेक्शंस में आप सोच के भी तुक्के नहीं मार सकते। और स्पेसिफिकली मैथ्स के अंदर, मैथ्स जो एडवांस मैथ्स का पोर्शन है, उसमें तो भैया आपको रात के अंदर ड्रोने ख्वाब आने चाहिए अगर आप तुक्के मारने का सोचो, क्योंकि एडवांस मैथ्स का पोर्शन 50% आ रहा है। तो आप सोचो, अगर एक सब्जेक्ट का पोर्शन 50% आ रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होगी। इस बात को ऐसे समझिएगा, अगर मैं इतनी डिटेल में डिफाइन कर रहा हूं बेटा, इतनी मेहनत से कोई बंदा डिफाइन नहीं करेगा, अगर मैं इतनी मेहनत से आपको एक बात समझा रहा हूं, क्लियर है बेटा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर भाई, कैलकुलेटर नाम की जो बला होती है, कैलकुलेटर नाम की जो दुनिया में बीमारी एक मौजूद है ना, कैलकुलेटर नाम की कोई बीमारी फास्ट यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल चीज हो जाएगी। मेरा बेटा कोई मुश्किल चीज नहीं है। किसी भी एप्टीट्यूड की यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, सिर्फ पाकिस्तान की 2 यूनिवर्सिटीज में कैलकुलेटर अलाउ है। एक का नाम एनईडी है, एक का नाम प्याज है। तो भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर कैलकुलेटर बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। आपको कैलकुलेटर के बगैर पूरी मैथ्स करनी होती है, आपको रफ शीट प्रोवाइड की जाती है, सिंपल साइंटिफिक दोनों कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। तो भाई अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं आप मैथ्स के पोर्शन को 20 to 30 मिनट से पहले सॉल्व कर सकते हो, अगर आप मेरे बताए गए स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो। क्योंकि मैं आपको बड़े बेसिक बुनियादी अंदाज से लेके चल रहा होता हूं, मैं आपको एक एक शॉर्टकट सिखाता हूं, मैं आपको एक एक चीज बताता हूं किस तरीके से आपने कैलकुलेटर के बगैर मैथ्स को परफॉर्म करना है। तो आपके लिए वो मैथ्स बेटा बहुत सिंपल है, अगर आप मुझसे तरीके से पढ़ रहे हो। तो मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हो गए, एंगल्स हो गए, तमाम बेसिक बातें हो गई, डेसिमल्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए, मल्टीप्लिकेशंस हो गई, एक एक चीज हमने कैलकुलेटर के बगैर सीख रहे होते हैं। मेरे बैचेस की खास बात ये होती है कि भाई आपको इस बैच के अंदर हर चीज मिलेगी। आप एडवांस मैथ्स की क्लास से लेके बेसिक मैथ्स, बेसिक मैथ्स से लेके जनरल मैथ्स, बिजनेस मैथ्स, इंग्लिश हो गई, आईक्यू हो गई, ईच एंड एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड इन दीस सेशंस। ये जो सेशन मेरा स्टार्ट हो रहे होते हैं इसमें एक एक चीज आपको पढ़ाई जा रही होती है। तो भाई आपको कैलकुलेटर की जिम्मेदारी ही नहीं होती, कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं होती। इनफैक्ट जो बच्चा कैलकुलेटर लेकर बैठता है, मैं तो साथ साथ उसको कह रहा होता हूं कि भाई कैलकुलेटर का खुदारा आपने इस्तेमाल नहीं करना है, सबसे बड़ी बुला आ रही है हमारे पास, सही है ना बेटा। तो कैलकुलेटर का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना फास्ट के टेस्ट में। देखो बेटा, अगर फास्ट में एडमिशन लेने का शौक रखते हो तो बेटा अपने आप को सिंसेरिटी होनी होगी जिंदगी में। अब आपको उस मुकाम पे आना है कि जहां पे कोई आपके पीछे ना पड़े कि आप गलत कर रहे हो कि सही कर रहे हो, आपको खुद मालूम होना चाहिए। आपके माँ बाप अगर आपके पीछे डंडा लेके बैठे हुए हैं कि भाई बैठ के पढ़ना स्टार्ट करो, आप गलत कर रहे हो बेटा। आपको अब इस मुकाम पे आना है कि जब आपको खुद मालूम हो कि आपके लिए सही क्या चीज है और आपके लिए गलत क्या चीज है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। तो कैलकुलेटर अपने पास बिल्कुल ना रखें, कैलकुलेटर के साथ बिल्कुल मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस ना किया करें। कोशिश करें कैलकुलेटर को कहीं छुपा दें, कोशिश करें कैलकुलेटर को कहीं पे हाइड कर दें, और फिर मैथ्स को लेके बैठे मैथ्स को सॉल्व करें, सही है ना बेटा। तो कहने का मकसद ये है कि भाई फास्ट के टेस्ट के अंदर सिर्फ आपके पास 4 तरह के सब्जेक्ट्स आते हैं। अगर मैं अपनी इस पूरी की पूरी बात को समराइज करूं तो भाई वो तमाम बच्चे जो फास्ट के किसी भी इंजीनियरिंग प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं या फिर फास्ट के किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स आएंगे। एडवांस मैथमेटिक्स यानी कि जो एप्टीट्यूड के मैथमेटिक्स होती है वो आएगी। इसके अलावा बिजनेस मैथमेटिक्स यानी कि जनरल मैथमेटिक्स आएगी। इसके अलावा इंग्लिश का पोर्शन आएगा और आईक्यू का पोर्शन आएगा। तो वो तमाम बच्चे जो फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, आपके टेस्ट में 4 सब्जेक्ट्स होंगे। और वो तमाम बच्चे जो फास्ट के बीबीए को अप्लाई कर रहे हैं, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस को अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप अप्लाई कर रहे हैं फिनटेक को, बिजनेस इंटेलिजेंस को, तो आपके टेस्ट के अंदर भी 4 पोर्शन आएंगे। कौन कौन सा? इंग्लिश आएगा, एसे राइटिंग आएगा, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू आपके पास भी आएगा, और बेसिक मैथ्स का पोर्शन आएगा। तो आपके 4 सेक्शन बेटा ये होंगे। क्लियर है भैया? आपके 4 सेक्शन ये होंगे। आप लोगों की एडवांस मैथ्स की जगह पे इंग्लिश का, आपकी एडवांस मैथ्स की जगह पे एसए का पोर्शन आ रहा होता है। अच्छा भाई, अगेन बैच में वो आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप बैच में होंगे तो बेटा मैं मिस जोहा जैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो आपको वो चीज कवर प्रॉपर्ली करवाएंगे, क्योंकि हबीब यूनिवर्सिटी के लिए भी उन्हें कवर तो करवानी है ना। तो लाजमी तौर पे वो चीज आपको वैसे भी कवर करवाई जाएगी, एसे राइटिंग एंड सो ऑन। अच्छा,
सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी का इस साल का टेस्ट कब होगा। तो भाई लास्ट ईयर फास्ट यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट आए थे, उसके एडमिशन फॉर्म्स आए थे, वो आए थे बेटा 20 मई से लेके 5 जुलाई तक का टाइम था आपको एडमिशन फॉर्म फिल करने का। और फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट हुआ था 8 से लेके 19 जुलाई तक। क्योंकि भाई पूरे पाकिस्तान में टेस्ट होता है, बेतहाशा बच्चा अप्लाई करता है, तो 8 से लेके 19 जुलाई तक फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट की डेट्स थी। यानी कि जिस बच्चे ने पहले फॉर्म फिल कर दिया था, उसका इनिशियल डेट्स के अंदर टेस्ट था 8 को, 9 को, 10 को। मैंने तमाम के तमाम पास पेपर्स, तमाम के तमाम फास्ट यूनिवर्सिटी के हर दिन के पेपर्स को मैंने सॉल्व करवाया था, और एक एक चीज मैंने डिफाइन करी थी। तो लास्ट ईयर यानी कि 2024 के अंदर ना, 2024 के अंदर ये शेड्यूल फॉलो हुआ था कि 20 मई से लेके 5 जुलाई तक का टाइम था फॉर्म फिल करने का। फिर 8 से लेके 19 जुलाई के दरमियान में फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट कंडक्ट हुए थे, और मेरिट लिस्ट 23 जुलाई को आ गई थी। इस साल भी अप्रोक्सीमेशन आपके पास यही है कि आपका जो टेस्ट आ रहा होगा फास्ट यूनिवर्सिटी का, वो जुलाई के अंदर होगा। अच्छा, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। वो तमाम स्टूडेंट जो एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हैं, बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाह रहे हो, तो एक चीज जहन में रखिएगा। एनटीएस का जो टेस्ट होता है निस्बतन आसान होता है एज कंपेयर टू फास्ट। या फिर आप अगर एनटीएस की बेसिस के ऊपर ये सोच रहे हो ना कि फास्ट यूनिवर्सिटी में बड़े आराम से चला जाऊंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि भाई एनटीएस का जो टेस्ट होता है ये काफी आसान होता है। इसीलिए अक्सर बच्चों का एनटीएस के अंदर परसेंटाइल बहुत आराम से आ जाता है। मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि भाई हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस से बच्चों का 99 परसेंटाइल, 94 परसेंटाइल, 93 परसेंटाइल बहुत इजीली आ सकता है। अगर आप तरीके से बैठ के मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल कर रहे हो, आप आराम से एनटीएस के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो। क्योंकि वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, निस्बतन इजी पेपर है, हर दूसरे महीने टेस्ट हो रहा है। इसीलिए वो तमाम बच्चे जो एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी जाने का ख्वाब रखते हैं, तो भाई आप एनटीएस का टेस्ट लाजमी तौर पे दो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप एनटीएस का टेस्ट ना दो, एनटीएस का टेस्ट 1500 रुपए का टेस्ट है, हर महीने होता है, लाजमी तौर के ऊपर दो। फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट चूंकि जुलाई के अंदर होता है, तो जून तक के एनटीएस के रिजल्ट एक्सेप्टेबल होते हैं। आप जनवरी से लेके फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी जो भी एनटीएस का रिजल्ट आपको सबसे अच्छा आया है उसकी बेसिस पे अप्लाई कर सकते हो। मगर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर, अगर आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म को फिल करते हो, तो आप फास्ट का फिर अपना टेस्ट नहीं दे सकोगे, सही है ना। दूसरे नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि चूंकि एनटीएस का टेस्ट आसान होता है फास्ट के टेस्ट के मुकाबले में, और बहुत सा बच्चा एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करता है, इसलिए एनटीएस का मेरिट हमेशा ज्यादा होता है। तो अगर तो आपका एनटीएस का परसेंटाइल 90 प्लस की है, अगर तो आपकी एनटीएस की परसेंटाइल 90 प्लस की है, तब तो यार मैं कह सकता हूं कि आप सोचो, उस सूरत में भी आप सोचो, सोचो किस बारे में, कि यार अगर तो आपका इंटर का और आपका मैट्रिक का अच्छा रिजल्ट है, अगर तो आपका मैट्रिक का और इंटर का रिजल्ट अच्छा है, और आपका एनटीएस की परसेंटाइल भी 90 प्लस है, तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन जो आपका बनेगा बड़ा अच्छा बनेगा, तब तो आप बिल्कुल एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई करो। बट अगर कोई एक भी फैक्टर लैक कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल क्या फैक्टर लैक कर रहा है, या तो आपके एनटीएस के अंदर नंबर जो है ना 90 से 88 से कम किए हैं, तब तो एनटीएस की बेसिस पे ना अप्लाई करो बेटा। या फिर आपका एनटीएस का स्कोर तो अच्छा है, मगर आपकी इंटर की परसेंटेज 70s के अंदर है, 60s के अंदर है, तब भी एनटीएस की बेसिस पे अप्लाई ना करो। कोशिश करो फिर फास्ट का अपना टेस्ट दो। फास्ट के टेस्ट मुश्किल होता है, तभी कंपटीशन कम होता है वहां पे। फास्ट के टेस्ट चूंकि मुश्किल होता है, तो कंपटीशन वहां पे कम है। एनटीएस का टेस्ट आसान है, तो कंपटीशन क्या है, ज्यादा है। इस चीजों को बस अपने जहन में आपने रखना है। अच्छा, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, एनटीएस के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हर दूसरी बच्चे का जो है ना रिजल्ट बैठा हुआ होता है। इसका 90 स्कोर आया था एनटीएस के अंदर, नेट के अंदर 90 स्कोर, परसेंटाइल इसकी 99.35 की है। इस बच्ची का नाम है असरा फर्डू, असरा जहरा फर्डू। इसकी दोनों बहनें माशाल्लाह से बड़ी इंटेलिजेंट थी, दोनों ए लेवल की स्टूडेंट थी। इसकी बड़ी बहन थी अबिया जहरा, जो आज नस्क के H12 कैंपस में बैठी हुई है। और माशाल्लाह से ये भी असरा जो है, ये मेरी लास्ट ईयर की बच्ची है, इसका भी नस्क के अंदर एडमिशन हो चुका है। ये 2024 के शायद एनटीएस का रिजल्ट रखा हुआ है। इसी तरीके से मेरे पास एक और ये बच्ची का रिजल्ट है, इसका बहुत ही छोटी पिक्चर हो गई है। इनका परसेंटाइल भी 99 का है, इनका परसेंटाइल भी 98 का है। तो भाई कहने का मकसद ये कि एनटीएस का टेस्ट निस्बतन आसान होता है। मैं तो एनटीएस के रिजल्ट भी इतने से पोस्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि एनटीएस का टेस्ट निस्बतन आसान है। तो अगर तो आपका एनटीएस का स्कोर बहुत अच्छा है, अगर तो आपका एनटीएस का स्कोर बहुत अच्छा है, और आपकी मैट्रिक और इंटर की परसेंटेज भी अच्छी है, तो उस सूरत में आप फास्ट के टेस्ट को एग्जाम करके आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर आप सोलली अप्लाई करो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अदरवाइज तो मैं हमेशा आप बच्चे को कहूंगा कि बेटा फास्ट का अपना टेस्ट दो, वो ज्यादा अच्छा। तो बेटा अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर मूव करेंगे। फास्ट यूनिवर्सिटी की 2024 की मेरिट लिस्ट क्या है। फास्ट यूनिवर्सिटी की 2024 के अंदर कौन सा डिपार्टमेंट कितने कट ऑफ के ऊपर क्लोज हुआ, किस डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा सक्सेस रेशो था, किस डिपार्टमेंट में सबसे ज्यादा एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था, और किस डिपार्टमेंट की क्लोजिंग क्या थी। तो भैया ये मेरे पास आ रही है फास्ट यूनिवर्सिटी की 2024 की मेरिट लिस्ट। ये मेरिट लिस्ट आपको कहीं और नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग मुझे भी कॉपी करने के बाद आप देखोगे बेटा, जैसी वीडियो अपलोड करूंगा ना, कुछ लोग कॉपी करके उसकी वीडियो डिजाइन कर देंगे। तो भाई ऐसे कॉपी कैट्स आपको कहीं पे भी मिले, नीचे कमेंट करके
उन्हें बता दिया करें कि भाई ये कॉपी कैट है, सही है ना। तो कहने का मकसद क्या है कि बेटा लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 700 प्लस स्टूडेंट्स का फास्ट में चूंकि एडमिशन हुआ था, तो भाई फास्ट में बड़ी इनसाइड सोर्सेज होती हैं। तो मेरे पास जब ये एडमिशन 2024 के चल रहे थे, उसी दौरान मेरे पास ये लिस्ट आ गई थी कि भाई किस डिपार्टमेंट का क्या कट ऑफ है, किस डिपार्टमेंट में कितने बच्चे गए हैं, किस डिपार्टमेंट का क्या पर्टिकुलर हमारे पास रेशियो आ रहा है। तो देखो किस डिपार्टमेंट का क्या मेरिट है, किस डिपार्टमेंट में क्या कट ऑफ था, इन तमाम चीजों को हमें पता चलेगा। क्योंकि लास्ट ईयर जब ये एडमिशन हो रहे थे, उसी दौरान ही मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ये इनसाइड सोर्सेज के जरिए पूरी की पूरी लिस्ट आ गई थी, सही है ना बेटा। तो आइए जरा इस मेरिट लिस्ट को समझते हैं। ये मेरिट लिस्ट है। मेरिट लिस्ट का मतलब क्या है कि भाई तमाम चीजें भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि मेरिट फॉर्मूला बनता है कैसे है, सही है ना बेटा। तो ये टेस्ट की बेस का मेरिट फॉर्मूला आ रहा है। अब देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर मेरे पास आ रहा है सीएफडी कैंपस। सीएफडी कैंपस का मतलब क्या है, चिन्योट फैसलाबाद कैंपस। इसके अंदर देखो सबसे पहली फील्ड आ रही है बीएसएआई, यानी कि भैया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड। इसमें 315 एप्लीकेंट्स ने फॉर्म फिल करा था, यानी कि जब फॉर्म फिल करे थे उसमें उन्होंने बीएसएआई के लिए 315 बच्चों ने टॉप प्रायोरिटी को बीएसएआई पे रखा था। इनमें से 62 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ, यानी कि 315 बच्चे जिन्होंने चिन्योट फैसलाबाद कैंपस के अंदर अप्लाई करा बीएसएआई के अंदर, खाली 62 स्टूडेंट्स को ऑफर हुआ। और कट ऑफ क्या था इसका, यानी कि मेरिट कितना था, 66 का मेरिट बना था, यानी कि 66 का मेरिट बना था। इसका मतलब क्या है, कितने परसेंट बच्चों का एडमिशन हुआ, सिर्फ 20% बच्चों का एडमिशन हुआ। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि बेटा देखो हमारे पास टोटल एप्लीकेंट से 315, ऑफर कितने हुए 62, तो 62 डिवाइडेड बाय 315 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%, यानी कि 20% बच्चों को सिर्फ और सिर्फ ये फील्ड ऑफर हुई है। अच्छा बेटा अब देखो सिमिलरली हमारे पास जो बीएससीएस का डिपार्टमेंट था, बीएससीएस के अंदर टोटल 748 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया था। बीएससीएस के अंदर टोटल 748 एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 256 को सिलेक्ट किया गया था, यानी कि सिर्फ और सिर्फ कितने सिलेक्ट हुए, 256। कट ऑफ इसका कितना था, इसका कट ऑफ था 67 का। और 34%, यानी कि अगर आप ओवरऑल एप्लीकेंट्स देखें, 748 एप्लीकेंट्स ने सीएस के लिए अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 256 को सिलेक्शन मिला। तो यानी कि 34% यहाँ पे सक्सेस रेट आ रहा है। सिमिलरली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 227 बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें से खाली 113 बच्चों को ऑफर हुई, 113 बच्चे सेलेक्ट किए गए, जिनमें से 66 का यानी कि यहाँ पे कट ऑफ बन रहा है। तो आपके पास 227 एप्लीकेंट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, जिनमें से 113 बच्चे सिर्फ और सिर्फ ऑफर मिली, उनको सेलेक्ट किए गए, यानी कि 66 का कट ऑफ था। किसके अंदर, फैसलाबाद कैंपस के अंदर 66 का कट ऑफ आ रहा था। और 50% यहाँ पे सक्सेस रेशो आपका आता है, 50% का यानी कि रेशो आ रहा है, परसेंटाइल आ रही है। अच्छा बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 29 एप्लीकेशंस गई थी, सेलेक्ट कितने हुए 56। अच्छा अब देखो यहाँ पे ये क्या चीज आ रही होती है, अगर टोटल 29 बच्चों ने खुद से अप्लाई किया था, कहाँ पे, टोटल 29 बच्चों ने खुद से शौक से अप्लाई किया था बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। बाकी आप देखो ना ऑफर 56, ऑफर 56 को इसलिए हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एआई में नहीं ऑफर हुई होगी, सीएस में ऑफर नहीं हुई होगी। तो अगर आपको आपके टॉप के 3 प्रायोरिटी बेस्ड डिपार्टमेंट में ऑफर ना हो, या 2 में ना हो, तीसरे नंबर पे जो आपने ऑफर रखी हुई होती है ना, प्रायोरिटी रखी होती है, उससे आपको मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी पहली प्रायोरिटी सीएस था, तो आपको अगर सीएस नहीं मिला, तो जो सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर होगी वो चीज मिल जाएगी। अगर आपकी पहली प्रायोरिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, उसमें नहीं हुआ, तो दूसरी प्रायोरिटी में आपने अगर ये रखा हुआ था, इसमें मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेजोरिटी बच्चों ने पहली प्रायोरिटी रखी हुई होगी बीबीए की, या फिर पहली प्रायोरिटी रखी हुई होगी अपने पास सीएस की, सीएस में जब नहीं हुआ ना, तो ऑटोमेटिकली उनको बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर ट्रांसफर मिल गया। अच्छा कट ऑफ क्या था हमारे पास, बिजनेस एनालिटिक्स का जो कट ऑफ था, मेरिट था, वो 45 का था। और यहाँ पे सक्सेस रेशो क्या बनता है, 193% का, यानी कि एप्लीकेंट्स कम थे और बच्चों को ऑफर ज्यादा हो गई। इसी तरीके से बीबीए के अंदर बेटा 50 एप्लीकेशंस आई थी, जिनमें से 94 सेलेक्ट हो गई, यानी कि 50 एप्लीकेशंस आई थी, 94 कैसे सेलेक्ट हो गई, सोचने की बात है। तो भाई वो बच्चे जिनको टॉप के डिपार्टमेंट से एडमिशन नहीं मिला होगा ना, तो उनको फिर तीसरी चौथी प्रायोरिटी जो उनकी होती है उसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो इसलिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स कितने ऑफर हुए, 94 हुए। 45 यानी कि इसका कट ऑफ था, और 188% का इसका सक्सेस परसेंटाइल बनती है। अच्छा फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास 10 बच्चों ने अप्लाई किया था, 22 को ऑफर हुई है, 45 का कट ऑफ था, यानी कि 220% का यहाँ पे भी हमारे पास परसेंट बनती है सक्सेस रेशियो की। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 44 बच्चों ने अप्लाई किया था, और 418 बच्चों को मिल गया। इसका मतलब क्या है कि भाई 44 बच्चों की टॉप प्रायोरिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग थी। बाकी 418 बच्चों को ऐसे मिल गया कि बहुत सारे बच्चों को बेटा एआई के अंदर नहीं मिला होगा, सीएस में नहीं मिला होगा, तो उनको ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ऑफर आ जाती है। और यहाँ पे सक्सेस आपके पास जो कट ऑफ बन रहा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का फैसलाबाद कैंपस के लिए 60 के करीब था, और यहाँ पे सक्सेस रेशियो क्या आता है, 950% का। तो ओवरऑल 1423 बच्चों ने फैसलाबाद कैंपस में अप्लाई करा, जिनमें से 1021 बच्चों को ऑफर्स आई थी। तो 72% का यहाँ पे आता है सक्सेस रेशियो, 72% का। अच्छा बेटा आगे मूव करते हैं। अब देखो हमारे पास इस्लामाबाद कैंपस में क्या होता है। इस्लामाबाद कैंपस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर 1830 बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 126 बच्चों को ऑफर हुई। 1830 बच्चों ने इस्लामाबाद कैंपस, हर बच्चे की
ख्वाहिश होती है इस्लामाबाद कैंपस में जाके पढ़ने की, तो देखो 1830 बच्चों ने अप्लाई किया था, ऑफर कितने को मिली, 126 बच्चों को। कट ऑफ कितना था इस्लामाबाद कैंपस का एआई का, 74 का था, यानी कि सक्सेस रेशियो कितना बनता है, 7% का। 1800 बच्चों ने अप्लाई करा, सिर्फ 126 बच्चों को ऑफर मिली। अच्छा, अगर आप सीएस के लिए देखो तो भाई बीएससीएस के अंदर 3580 बच्चों ने अप्लाई किया था। बीएससीएस के अंदर इस्लामाबाद कैंपस में 30,581 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 294 स्टूडेंट्स को ऑफर्स मिली। और इस्लामाबाद कैंपस के अंदर बीएससीएस का आपके पास जो कट ऑफ था वो 75 का था, यानी कि मेरिट जो था वो 75 का था, यानी कि 8% का सक्सेस रेशियो आया, यानी कि इतने बच्चों ने अप्लाई करा, उसमें से खाली 294 सेलेक्ट किए गए, तो 8% बनता है। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के अंदर 573 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से खाली 130 स्टूडेंट्स को ऑफर हुई, यानी कि 130 बच्चों का टेस्ट इतना अच्छा था कि वो उस कट ऑफ क्राइटेरिया को मीट कर पाए। तो कट ऑफ क्राइटेरिया क्या था, 71 का कट ऑफ था, 71 से ऊपर वालों को ऑफर दी गई थी, जो कि 23% बनता है। बीएसडीएस के अंदर यानी कि डेटा साइंसेस के अंदर 80 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से 155 स्टूडेंट्स को ऑफर हुई, यानी कि भैया उनका कट ऑफ 72 या 72 प्लस था, तो ये बनता है 41% का सक्सेस रेशियो। वाइल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की अगर बात की जाए तो बेटा इस्लामाबाद कैंपस के अंदर 1212 यानी कि बेटा 1212 के करीब एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से सिर्फ 227 एप्लीकेशन सेलेक्ट की गई, 227 एप्लीकेशन को ऑफर मिली उनके टेस्ट के बेसिस के ऊपर, जिनका कट ऑफ 73 या 73 से ज्यादा का था। तो इस्लामाबाद कैंपस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 73 के मेरिट के ऊपर क्लोज हुई और 19% का सक्सेस रेशियो आता है, यानी कि खाली 19% बच्चा, अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया खाली उनमें से 19 बच्चे सेलेक्ट हुए। ये परसेंटेज इसलिए मैंने यहाँ पे निकाल के रखे ताकि आपको समझ में आए कि देखो फॉर एग्जांपल अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया था खाली उनमें से 19 बच्चे सेलेक्ट हुए, बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ये समझ में आ रहा है 7% का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, लेट मैं हाईलाइट करके आपको दिखाता हूं कि भाई देखो अगर आपके पास 100 बच्चों ने अप्लाई किया था, तो उनमें सिर्फ 7 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस्लामाबाद के एआई के अंदर। इस्लामाबाद के सीएस में देखो 3580 बच्चों ने अप्लाई किया था, 294 सिर्फ सेलेक्ट हुए। तो सक्सेस रेशियो क्या बनता है, यानी कि सक्सेस परसेंटेज क्या बनती है, 8% की, यानी कि अगर लेट सपोज 100 बच्चों ने अप्लाई किया तो उनमें से सिर्फ 8 बच्चे सेलेक्ट हुए। इतना कंपटीशन है फास्ट इस्लामाबाद के अंदर, इतना कंपटीशन है, इतना सही है। इसी तरीके से देखो ये आपके पास बीएसएफ के अंदर यानी कि अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 209 एप्लीकेशन आई थी, 304 बच्चे सेलेक्ट हुए। अब कोई बच्चा कहता है सर एप्लीकेशन ज्यादा बच्चे सेलेक्ट कैसे हो सकते हैं, भाई देखो बहुत सारे बच्चे जो अपनी सेकंड प्रायोरिटी थर्ड प्रायोरिटी के ऊपर दूसरी फील्ड को रखते हैं ना, तो अगर पहली 2 फील्ड उनको नहीं मिलती तो फिर तीसरी फील्ड खुद ब खुद मिल जाती है, सही है ना। तो इसलिए यहाँ पे 145% का आ गया। अच्छा, बीबीए बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 166 एप्लीकेशन आई थी, जिनमें से 158 खाली सेलेक्ट की गई और 54 यहाँ पे कट ऑफ था, 54 इसका कट ऑफ था, मेरिट कट ऑफ था बिजनेस एनालिटिक्स का, यानी कि 95% का सक्सेस रेशियो यहाँ पे हमारे पास सक्सेस परसेंटेज बनती है। बीबीए के अंदर 389 एप्लीकेशन आई थी, 513 बच्चे सेलेक्ट किए गए, 48 का कट ऑफ था, यानी कि 132 परसेंटेज बनती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर हमारे पास 128 एप्लीकेशन गई थी, 153 को सेलेक्ट किया गया, 54 कट ऑफ है इस्लामाबाद कैंपस का, 120% इसका आपके पास सक्सेस परसेंटेज बनती है। अगर मैं बात, अच्छा बेटा अब देखो बीएससी का मतलब क्या है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो भाई कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर 413 एप्लीकेशन आई थी इस्लामाबाद कैंपस में, जिनमें से 74 सिर्फ सेलेक्ट हुई और इसका कट ऑफ कितना बना है, 78 का, यानी कि भाई सीएस से बीएससीएस से ज्यादा का बना है कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कट ऑफ, सही है ना भैया। सीएस का कट ऑफ आपके पास आ रहा है 75 का, जबकि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आ रहा है 78 का। 18% बच्चे सिर्फ सेलेक्ट हुए, इसका मतलब क्या है, अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया उन्हें सिर्फ 18 लोगों को सिलेक्शन मिली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा 165 एप्लीकेशन आई थी, 644 को सिलेक्शन मिली थी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में वैसे हर एक को मिल जाती है, उसके पीछे रीजन ये होता है जो भी बच्चा फास्ट का टेस्ट देता है ना, अगर उसको सॉफ्टवेयर सीएस वगैरह नहीं मिलती ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट वैसे मिल जाता है। तो भाई 644 लोगों को यहाँ पे ऑफर मिली थी, 65 इसका कट ऑफ था और 390% यहाँ पे बच्चों को सिलेक्शन मिली। अच्छा, हमारे पास टोटल कितने बच्चों ने इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करा, 9045 स्टूडेंट ने अप्लाई करा इस्लामाबाद कैंपस के अंदर, जिनमें से सिर्फ और सिर्फ 2780 के करीब बच्चों को एडमिशन ऑफर आया था, यानी कि 31% का ही आपके पास बनता है रफली परसेंटेज सक्सेस, यानी कि 31% को सक्सेस परसेंटेज बनती है कि भाई 100 बच्चों ने अगर इस्लामाबाद कैंपस में अप्लाई करा, उनमें से सिर्फ 31% बच्चों को 31 बच्चों को वहां पे जाने का मौका मिला। तो इस चीज को समझिए यहाँ पे कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो भाई ये ऑथेंटिक 2024 की मेरिट लिस्ट है जो आपको और कहीं पे नहीं मिल रही होगी। अच्छा, कराची कैंपस की अगर हम बात करें तो कराची कैंपस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डिपार्टमेंट के अंदर 495 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, जिन 495 स्टूडेंट में से सिर्फ 80 स्टूडेंट्स को ऑफर आई थी और कराची कैंपस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो आपके पास कट ऑफ था वो 67 का था और परसेंटेज सक्सेस की क्या थी, 16% थी, यानी कि अगर 100 बच्चों ने अप्लाई करा तो खाली 16% को एडमिशन ऑफर हुआ। वाइल ऑन दी अदर हैंड कराची कैंपस के सीएस के अंदर तकरीबन 3000 बच्चों ने 2978 स्टूडेंट्स
ने अप्लाई किया था, जिनमें से 489 स्टूडेंट्स को खाली ऑफर मिली थी। कट ऑफ कराची कैंपस के सीएस का था 68 का, और यहाँ पे जो 16% आपके पास यानी कि सक्सेस रेशियो बनता है। इसी तरीके से कराची कैंपस के अंदर साइबर सिक्योरिटी के अंदर 166 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 67 को ऑफर मिली थी, और कट ऑफ कितना है सीवाईएस का यानी कि साइबर सिक्योरिटी का, ये आ रहा है 66 का। 40% यहाँ पे सक्सेस रेशियो आपको मिलता है, सक्सेस परसेंटेज मिलती है। अच्छा, डेटा साइंसेस के अंदर बेटा 90 बच्चों ने अप्लाई किया था, 118 बच्चों को ऑफर मिल गई थी, 66 का कट ऑफ है इसका भी, और यहाँ पे आपके पास जो सक्सेस परसेंटेज आती है 131% की आती है। वाइल अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 671 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 169 स्टूडेंट्स एप्लीकेबल ऑफर उनको मिली, यानी कि 671 बच्चों ने अप्लाई करा और खाली 169 स्टूडेंट्स को ऑफर आई थी। और इसका भी आपके पास जो कट ऑफ आ रहा है ये 66 का आ रहा है, यानी कि इसका कट ऑफ भी रफली अराउंड 66 का आ रहा है, और यानी कि 25% का सक्सेस रेशियो यहाँ पे मिल रहा है। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, इसका 66 नहीं होगा, इसका 66 से थोड़ा ज्यादा होगा, क्योंकि देखो अगर सीएस 68 पे क्लोज हो रहा है तो इसका अराउंड 67 होगा, इसको अपने पास करेक्ट कर लीजिएगा, इसका अराउंड 67 होगा, इसको मैंने भी वेरीफाई किया, इसका अराउंड 67 होगा। क्लियर है? तभी आपके पास क्या है, ये आपके पास सीएस के फौरन बाद क्लोज हुई है, यानी कि जैसे सीएस के बच्चों की वो खत्म हुई है तो उसके फौरन बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फिल आउट हुई है। अच्छा, बीएसबीए के अंदर बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 56 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 116 बच्चों को ऑफर मिली है, 45 का कट ऑफ था, 207% इसका सक्सेस परसेंटेज बनती है। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर 51 एप्लीकेंट्स गई थी, 98 स्टूडेंट्स को ऑफर आई, 45 इसका कट ऑफ बना है, और 192% का सक्सेस परसेंटेज आ रही है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 115 बच्चों ने अप्लाई किया था, 442 स्टूडेंट्स को ऑफर मिली है, और 60 इसका कट ऑफ आ रहा है हमारे पास। टोटल 4622 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा है, कहां पर? कराची कैंपस के अंदर, जिनमें से सिर्फ 1580 बच्चों को ऑफर्स मिली है डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर, यानी कि रफली अराउंड 34% की सक्सेस रेशियो आपके पास आता है, 34% का सक्सेस रेशियो है। देखो भाई कंपटीशन कितना ज्यादा है। फैसलाबाद के अंदर फिर भी कंपटीशन थोड़ा लो है कि 72% बच्चों को वहां पे ऑफर्स मिली है। अगर आप देखो कराची में खाली 34% बच्चों को मिली है, इस्लामाबाद में 31% बच्चों को मिली है। अच्छा, अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं बेटा लाहौर कैंपस की, तो भैया लाहौर कैंपस का सिनेरियो जरा अलग ही मजे का है। लाहौर कैंपस में क्या है कि भैया लाहौर कैंपस के अंदर आपके पास जो सीएस की फील्ड है, इसके अंदर 4981 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, यानी कि भाई लाहौर कैंपस का तो सबसे मजे का सिनेरियो है कि लाहौर कैंपस के अंदर आपके पास सीएस के अंदर देखो कितने बच्चों ने अप्लाई करा है। लाहौर कैंपस के सीएस में तकरीबन 5000 बच्चों ने अप्लाई किया था, उनमें से सिर्फ 208 बच्चों को ऑफर मिली है। कितना कंपटीशन होगा सोचो। और यहाँ पे आपके पास जो कट ऑफ आ रहा है लाहौर कैंपस के सीएस का वो 76 का आ रहा है, 4% का सक्सेस रेशियो है। 4% सक्सेस रेशियो जानते हो क्या होता है? अगर 100 बच्चों ने अप्लाई किया ना, उनमें से सिर्फ 4 लोगों को ऑफर मिली है। 100 बच्चों ने अगर अप्लाई किया है तो सिर्फ 4 बच्चों को ऑफर आई है। ये समझो कंपटीशन लेवल को। इसलिए मैं कहता हूं कि बेटा एप्टीट्यूड की तैयारी ढंग से करना स्टार्ट कर दो, एप्टीट्यूड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। डेटा साइंसेस के अंदर 394 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, जिनमें से सिर्फ 114 बच्चों को एप्लीकेशन मिली, 114 बच्चों को ऑफर मिली, यानी कि 74 का कट ऑफ था। 29% आपके पास क्या है, सक्सेस रेशियो आ रहा है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 964 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, 964 स्टूडेंट्स ने, और उनमें से सिर्फ 75 स्टूडेंट्स को ऑफर आई, और इसका कट ऑफ था 75.5 का। इसके अलावा 8% का यहाँ पे सक्सेस परसेंटेज आ रही है। वाइल आपके पास एएफ के अंदर, एएफ स्टैंड फॉर आपके पास सिंपल तरीके से अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के अंदर 118 बच्चों ने अप्लाई किया था, 204 बच्चों को ऑफर्स मिल गई, 45 का कट ऑफ था, 173% सक्सेस परसेंटेज बनती है। आपके पास बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 159 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा था, 223 को ऑफर मिली, 49 का कट ऑफ था इसका। बीबीए के अंदर आपके पास 242 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, 447 स्टूडेंट्स को ऑफर आई, और 45 का कट ऑफ था। देखो ज्यादा ऑफर कैसे आ रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एप्लीकेंट्स की तादाद कम है, ऑफर ज्यादा कैसे हो गई बच्चों को, कि अगर बच्चों ने पहली नंबर के ऊपर कोई और प्रायोरिटी के ऊपर कोई और डिपार्टमेंट डाला हुआ था, कोई और प्रोग्राम डाला हुआ था, अगर आपका मेरिट वहां का मीट नहीं करता तो आपको दूसरे प्रोग्राम के अंदर खुद ही ट्रांसफर कर दिया जाता है। दैट्स द रीजन कि यहाँ पे ऑफर ज्यादा आपको दिख रही है, सही है ना? अच्छा, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर 95 बच्चों ने अप्लाई किया था, मगर 223 बच्चों को ऑफर हुई है, 45 का इसका मेरिट था। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास सीवी, आपके पास जो सीवी का मतलब क्या है, सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग के अंदर बेटा देखो हमारे पास सिंपल तरीके से 96 स्टूडेंट्स ने अप्लाई करा, 96 स्टूडेंट ने सिविल इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई किया था, 319 को ऑफर आई थी, 58 का कट ऑफ था इसका। वाइल ऑन दी अदर एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 150 बच्चों ने अप्लाई किया था, 635 बच्चों को मिल गया। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉर्मली बच्चे फिर भी ले लेते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर फिर भी जाने में इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि अगर सीएस नहीं मिली तो फिर भी इलेक्ट्रिकल साइड पे चले जाते हैं। तो 150
650 बच्चे ने ऑल्दो पहली प्रायोरिटी के ऊपर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को रखा था, मगर 635 बच्चों को ऑफर आई, 68 का कट ऑफ था इसका, 68 का, इसका भी 68 का कट ऑफ है यहाँ पे माशाल्लाह से। देखो कितना यहाँ पे, देखो यहाँ पे डिफरेंस चेक कर रहे हो। इस्लामाबाद चूंकि इनका सबसे मेन वो है ना कैंपस, सबसे बेहतरीन कैंपस इस्लामाबाद है, और लाहौर है, इस्लामाबाद और लाहौर सबसे बेहतरीन कैंपस है। तो देखो इस्लामाबाद में भी मेरिट ज्यादा है और लाहौर में भी मेरिट ज्यादा है। इन दोनों कैंपसेस की अगर आप डिटेल से गौर से पढ़ो ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कितनी यहाँ पे आपकी अकरा परवरी चल रही है, कितना ज्यादा कंपटीशन का लेवल आ रहा है। कि इस्लामाबाद और लाहौर दोनों के अंदर चूंकि कैंपसेस अच्छे हैं, तो वहां पे जाहिर सी बात है, वहां पे कैंपस अच्छे होने से मुराद क्या है, स्ट्रक्चर बिल्डिंग वगैरह जरा बड़ी है, तो भाई लोग बड़ा शौक से जाते हैं, और दूसरे नंबर के ऊपर वहां पे पढ़ने का रुझान भी जरा ज्यादा है। तो इसीलिए भैया वहां पे यूनिवर्सिटीज और कम है दूसरी, जैसे इस्लामाबाद में नस्ट हो गई आपके पास, नस्ट के बाद फास्ट एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, लाहौर के अंदर आपके पास बेस्ट यूनिवर्सिटी है, फास्ट ही आपके पास एग्जिस्ट कर रही है, बाकी या तो लम्स आ रही है आपके पास, मगर कंप्यूटर साइंस का तो इतनी अच्छी और नहीं है ना। हाँ, कॉमसेट से बिल्कुल एग्जिस्ट कर रही है। तो आप देखो यहाँ पे कंपटीशन का लेवल चेक करो आप बस, कि भाई यहाँ पे हमारे पास लाहौर के अंदर 7,199 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 2,400 तकरीबन 450 बच्चों ने ऑफर आई थी, यानी कि 34% का यहाँ पे सक्सेस रेशियो आ रहा है, यानी कि 100 बच्चों ने अगर अप्लाई किया तो खाली 34 बच्चों को ऑफर्स मिली थी। पेशावर कैंपस जो निराला है, पेशावर कैंपस को लोग पसंद नहीं करते, मगर मैं तो कहता हूँ कि भाई जहां से भी ऑफर मिल रही है, यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है, यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर कराची कैंपस नहीं मिलता है, इस्लामाबाद नहीं मिलता है, लाहौर नहीं मिलता, गो फॉर पेशावर यार। फास्ट के अंदर जितने भी टीचर्स होते हैं उनकी रोटेशन चलती रहती है भाई, कोई टीचर कभी कराची में पढ़ा रहा है, कल को इस्लामाबाद में पढ़ा लेगा भाई, कोई इशू थोड़ी है उसके अंदर। तो पेशावर कैंपस के अंदर क्या था भाई, इनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम में 73 बच्चों ने अप्लाई किया था, ऑफर 108 की आई थी। असल में होता क्या है, होता ये कि भाई कराची कैंपस के अंदर आपकी पहली प्रायोरिटी तो नहीं मिला ना आपको, तो आपको उठा के आप ट्रांसफर करवा लो पेशावर कैंपस में। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से भी काम कर रहे होते हैं, सही है ना। कट ऑफ इसका 62 का था। अच्छा, अगर मैं बात करूं BScs की, तो 151 बच्चों ने अप्लाई किया था पेशावर से, और पेशावर कैंपस के लिए CS के प्रोग्राम में 151 में से 354 को ऑफर्स आ गई थी। अच्छा, अगर मैं बात करूं देन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, 68 बच्चों ने अप्लाई किया था, 119 बच्चों को ऑफर दी गई थी, और यहाँ पे हमारे पास कट ऑफ कितना आ रहा है, 59 का आ रहा है। वाइल अगर मैं देखूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, 16 बच्चों ने अप्लाई किया था सिर्फ, 144 को ऑफर आई, 63 का कट ऑफ था, सही है ना। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो सिर्फ 4 बच्चों ने अप्लाई किया था, 100 लोगों को आपके पास 100 लोगों को ऑफर आई होगी, मैंने नीचे मैंने लिख दिया 100 लोगों को ऑफर आई होगी, सही है ना। इसके अलावा देखो 312, यानी कि इन टोटल 312 बच्चों ने इन टोटल यानी कि अप्लाई करा हमारे पास, कहाँ पे 312 बच्चों ने अप्लाई करा पेशावर कैंपस के लिए, जिनमें से 725 को ऑफर दी गई। पेशावर कैंपस को नॉर्मली लोग जो है नहीं जा रहे होते वहां पे, हालांकि मेरे नजदीक अच्छी चीज है भाई, आप लोगों के लिए KPK के बच्चों के लिए बनाया गया है, आपको पेशावर जाने का मौका मिलता है, पेशावर से आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप पढ़िए, मैं तो लाजमी तौर पर कहूंगा। देखो यूनिवर्सिटी का नाम मैटर करता है, यूनिवर्सिटी फास्ट है ना, चाहे फास्ट कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, चाहे पेशावर हो, चाहे फैसलाबाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यूनिवर्सिटी का नाम है, यूनिवर्सिटी का नाम कोई सी भी हो सकती है, डजंट इवन मैटर। यानी कि अगर मैं आपको समरी डिफाइन करूं, तो इन शॉर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर टोटल 2712 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 376 लकी स्टूडेंट्स को ऑफर मिली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि 14% का सक्सेस रेशियो है। CS के अंदर इन टोटल 12,440 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 1601 बच्चों को या 1600 बच्चों को ऑफर आई थी CS की। यानी कि कंपटीशन देख रहे हो, लोगों का रुझान क्या, CS में जाना है, CS में जाना है, तो देखो भैया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी में 740 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 197 बच्चों को ऑफर आई। डेटा साइंसेस के अंदर 860 बच्चों ने तकरीबन अप्लाई किया था, मैं राउंड ऑफ करके बोल रहा हूँ, 864 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 387 स्टूडेंट्स को ऑफर आई थी, यानी कि 45% का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर 3140 के करीब बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से सिर्फ 700 बच्चों को ऑफर आई, 22% का सक्सेस रेशियो आ रहा है। AF के अंदर, यानी कि आपके पास जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस है, इसके अंदर 327 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 508 बच्चों को ऑफर आई। बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर 410 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 553 स्टूडेंट्स को ऑफर आई थी। वाइल आपके पास BBA के अंदर 681 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, जिनमें से 1074 को यानी कि 1054 को तकरीबन ऑफर आई थी। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी के अंदर 284 बच्चों ने अप्लाई किया था, जिनमें से 490 बच्चों को सिर्फ ऑफर आई है। जबकि अगर मैं बात करूं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, तो 429 बच्चों ने अप्लाई किया, जिनमें से 218 बच्चों को ऑफर मिली कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। वाइल अगर हम देखें सिविल इंजीनियरिंग, तो 96 बच्चों ने अप्लाई किया, 319 बच्चों को ऑफर आई। वाइल अगर हम देखें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो 478 बच्चों ने अप्लाई किया और 2140 बच्चों को ऑफर आई थी। यानी कि इन टोटल फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर 22,660 बच्चों ने अप्लाई किया 2024 के अंदर, जिनमें से 8,550 बच्चों को डिफरेंट प्रोग्राम्स के अंदर ऑफर आई, यानी कि 38% का सक्सेस रेशियो मिलता है। ये बेटा, ये मैंने एक एक चीज बड़ी डिटेल से लिखी है, बड़ी मेहनत से डिफाइन करी है। अब जरा इसकी लॉजिक को समझते हैं। देखो, अगर आप इस पिक्चर को समझने के बाद भी कांप नहीं उठे ना, अगर आप इस पिक्चर को देखने के बाद भी आपकी रूहें तक कांप नहीं गई, तो इसका मतलब आप पढ़ाई पे सीरियस नहीं हो। देखो, पढ़ाई पे सीरियस होने के लिए पिक्चर मेरे ख्याल में बहुत कुछ डिफाइन कर रही है। ये पिक्चर आपको डिफाइन कर रही है कि भाई कितना टफ कंपटीशन होता जा रहा है हर आने वाले साल में। आप लॉजिक देखो यार, यहाँ पे
क्या टफ कंपटीशन है। और बाखुदा ये पिक्चर मैंने अपने पास से नहीं बनाई हुई, ये पिक्चर एज इट इज मेरे पास फास्ट यूनिवर्सिटी से इनसाइड सोर्सेज से मेरे पास आई थी, जिसको मैं अपनी वीडियो के अंदर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। ये पिक्चर मेरे पास डायरेक्टली फास्ट यूनिवर्सिटी के एडमिन से मेरे पास आई थी, जिनको मैं आपसे शेयर अप कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन क्या है, देखो आप इस लॉजिक को समझो कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था। इस कट ऑफ से आप समझो कि यार आपके पास अगले साल कट ऑफ इतना ही होगा या इससे ज्यादा होगा, कभी भी कट ऑफ कम नहीं होता। तो भाई एक चीज को फोकस रखो, आपकी फर्स्ट ईयर के अंदर बेटा जो भी परसेंटेज आई है ना, वो इतना मैटर नहीं करती। असल चीज यहाँ पे मैटर क्या करता है, टेस्ट। आप टेस्ट पे जितनी जान मारोगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, देखो मैथ्स है, सबसे मेन सेक्शन ही फास्ट यूनिवर्सिटी का क्या है, मैथमेटिक्स है। तो भाई अगर अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं करी तो लाजमी तौर पे स्टार्ट करो ना, मजाक थोड़ी चल रहा है कि यार आपको क्या लग रहा है इस पिक्चर को देख के। 34% बच्चा एक्सेप्ट हो रहा है, 7%। आप इस्लामाबाद कैंपस देखो, 7% बच्चा एक्सेप्ट हो रहा है। ये तो बेटा ओवरऑल जरा सबको जब हमने ऐड करा ना, तो रिजल्ट थोड़ा अच्छा बन गया। वरना अगर आप सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस का देखो तो 8% बच्चा, 7% बच्चा, 16% बच्चा कराची पे एक्सेप्ट हो रहा है, 20% बच्चा हो रहा है फैसलाबाद के ऊपर। इसका मतलब क्या है, मतलब ये कि कंपटीशन का रुझान आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। तो भाई टेस्ट के अंदर जितना अच्छा परफॉर्म करोगे उतना ही आगे जा सकोगे। और टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना बहुत आसान है, आपको किसी महंगी बेकार अकेडमी में जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर के अंदर जाओगे, वहां पे जिस तरह की फैकल्टी होती है उससे अच्छी फैकल्टी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। मैथमेटिक्स पूरी ए टू जेड मैं खुद आपको पढ़ा रहा होता हूं अपने बैचेस के अंदर। जनरल मैथमेटिक्स हो गई, बिजनेस मैथमेटिक्स हो गई, पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी मेरे पास अवेलेबल होती है उसके लिए भी, नहीं तो बहुत दफा मैं खुद भी पढ़ा देता हूं। आईक्यू इंटेलिजेंस के पोर्शन आपको क्लासेस में इजीली कवर अप करवाए जाएंगे। इसके अलावा आपके इंग्लिश की प्रॉपर्टी क्लासेस होती हैं, आपकी इंग्लिश की लाइव क्लास में पूरा सिलेबस कवर अप करवाया जाएगा। कहने का मकसद क्या है कि भाई अगर आप मेरे सेशन को ज्वाइन अप करते हो, जो भी न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इस बैच की सबसे खास बात क्या है कि बेटा इस बैच के अंदर आपका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर होगा। यानी कि सबसे पहले विद इन 2 to 3 मंथ्स, यानी कि नस के नेट 2 से पहले आपका एक दफा कोर्स कवर हो जाएगा। फिर नेट 2 के बाद दोबारा पूरा कोर्स आपको लाइव पढ़ाया जाएगा। फिर आपके मल्टीपल साथ साथ आपके वीकली टेस्ट हो रहे हैं, मंथली टेस्ट हो रहे हैं, हाफ क्वार्टरली बुक आपके पास, हाफ बुक, फुल बुक टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा एफएलपीज हो रहे हैं, एग्जैक्टली पास्ट पेपर बेस्ड सिनेरियोज आपको समझाए जा रहे हैं। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं तो जाहिर सी बात है तभी तो नतीजा आता है ना। आपको क्या लगता है कि रुमैसा के 90 मेरिट कैसे आया, भाई रुमैसा का 90 मेरिट कैसे बन गया फास्ट के अंदर, या मेरा दूसरा बच्चा एहतशाम उसने पहली पोजीशन कैसे ले ली, या एक और बच्चा जो मेरा अब्दुल रहमान फैसल है, भाई इसने नस में 170 का स्कोर करा, फास्ट से भी एडमिशन ऑफर था, पीयूसीआईटी से भी ऑफर था, जीआईकेआई के अंदर टॉप 20 के ऊपर था, तो सारी चीजें छोड़ के जीआईकेआई हो गया क्योंकि 100% स्कॉलरशिप मिल रही थी। तो कहने का मकसद ये कि भाई टेस्ट के ऊपर एफर्ट्स मारो, टेस्ट के ऊपर जान मारो। ये जो आपका टाइम है, कितना ही टाइम बच गया, आज जनवरी में आप खड़े हुए हो, जनवरी से लेकर जुलाई कितना टाइम है, मुश्किल से 6 महीने बेटा। इन 6 महीनों में जान मार दो। इन 6 महीनों के अंदर जो दूसरे काम कर रहे हो, जो फजूल काम कर रहे हो, सब चीजें छोड़ दो। इन 6 महीनों में कोशिश करो कि बेटा सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस के ऊपर फोकस करो, एप्टीट्यूड की। अगर आप मुझसे क्लासेस लेते हो तो भाई आपको एक एक चीज लाइव क्लासेस में कवर करवाई जाएगी। ना सिर्फ लाइव क्लासेस में एक एक चीज कवर करवाई जाएगी, बल्कि साथ साथ आपको तमाम के तमाम पास पेपर्स कवर करवाए जाएंगे। पास यूनिवर्सिटी के जितने पेपर्स हैं मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। पास यूनिवर्सिटी के ऊपर कभी भी जाके लिखो ना 2024 पास पेपर, बेटा दूसरे लोगों को भी देखते हो किस तरह बेकार किस्म की वीडियो बनाते हैं, 6 मिनट की 7 मिनट की वीडियो बना ली। और अगर आपने कभी मेरी वीडियो भी देखी है यूट्यूब के ऊपर, प्रॉपरली 1.5 घंटे की 1 घंटे की प्रॉपर डिटेल के अंदर एक एक चीज समझा के चल रहा होता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पढ़ाने का तरीकेकार होता है कि ताकि मेरे बच्चे को उसमें फायदा हो ना। वरना मसला ही क्या है, 4 मिनट की वीडियो मैं भी बना सकता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है उससे। तो कहने का मकसद कि इन तमाम बातों का आपने बड़ा ख्याल रखना है, ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आप इस पिक्चर को देखकर समझो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर, अब कितना ज्यादा कंपटीशन हो रहा है। तो लाजमी तौर पे तैयारी अपनी अच्छी करना स्टार्ट करें, तैयारी अपनी बहुत अच्छी तरीके से कवर अप करें। और आपने अगर अभी तक फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करना स्टार्ट नहीं करी, तो मेरा न्यू बैच अभी फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, इसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करें। मेरे बैचेस स्टूडेंट सेंट्रिक होते हैं, जब ज्वाइन करेंगे आपका बैच वहां से स्टार्ट हो रहा होगा, आपको मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाएगा। ना सिर्फ फास्ट के लिए, बल्कि इसमें आप नस्ट, फास्ट, यूईटी, कॉमसेट्स, एनईडी, लम्स, प्याज, आईबीए, जीआईकेआई, पाकिस्तान की टॉप 25 यूनिवर्सिटीज की प्रिपरेशन कर सकते हो पूरे साल की फीस। ये भी नहीं कि भाई 2 महीने की 3 महीने की फीस कोई 6,000 रुपए है, कोई 6,500 रुपए, ऐसा नहीं है। पूरे साल की फीस 7,000 रुपए होती है। और इसके अंदर आपके मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है, एक दफा भी नहीं, मल्टीपल टाइम कोर्स कवर करवाया जाता है। इसके अलावा प्रॉपर्ली लाइव क्लासेस होती हैं, डाउट सेशंस होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग इज कवर्ड देयर। आप किसी भी महंगे कोचिंग सेंटर में जाओगे ना, आपको मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वहां पे भी आपको फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी जो फैसिलिटीज मैं आपको अपने पास प्रोवाइड कर रहा होता हूं। खैर,
अच्छा बेटा, अब देखो फास्ट यूनिवर्सिटी की एडमिशन फीस क्या होती है। मैं आपको एक रफ आइडिया बता देता हूँ। काफी सारे बच्चे मुझसे अक्सर एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है। रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट यूनिवर्सिटी की जो फीस होती है ना, जो पहले सेमेस्टर की प्लस एडमिशन फीस होती है, तकरीबन आपके पास होती है 2,10,000 के दरमियान। 1,90,000 से लेके 2,000, 1,90,000 से लेके 2 लाख के दरमियान होती है फास्ट यूनिवर्सिटी की एडमिशन प्लस फर्स्ट सेमेस्टर फीस। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर ऑनवर्ड जो पर सेमेस्टर फीस होती है, ये होती है 1,50,000 के दरमियान में। इसी बात को यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मंजन कहानी जो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है डिफाइन कर देता हूँ। एडमिशन फीस है 30,000 रुपीज, सही है ना। यानी कि नॉर्मल फीस आपकी है 1,60,000, 1,50,000। और उसके बाद फिर एडमिशन फीस जो होती है 30,000 रुपए के करीब है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट आ गया 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए तो ये बन गए। इसके अलावा आपकी जो ट्यूशन फीस पर क्रेडिट आवर, अब देखो इसका मतलब क्या है, पर क्रेडिट आवर जो आपकी फीस है ना, बीबीए की और बीएस की 10,000 है, एमबीए और एमएस की भी 10,000 है, पीएचडी की भी 10,000 है। यानी कि पर क्रेडिट आवर 10,000 फीस है। 10,000 का मतलब क्या है कि भाई नॉर्मली एक सेमेस्टर के अंदर 16 से 19 क्रेडिट आवर आपके कोर्सेज होते हैं। तो 16 को जरा मल्टीप्लाई कर दो 10 से, क्या बन गया ये। तो अगर 16, अगर मैं लीस्ट भी लेके चलता हूँ, सबसे छोटा नंबर लेके चलता हूँ, तो भाई 16 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, सीधा सीधा क्या बन गया, 160 बन गया। यानी कि आपकी एक सेमेस्टर की फीस है 1,60,000 रुपए। और चूंकि एडमिशन फीस और सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको जमा करवाना होगा पहले सेमेस्टर, तो जाहिर सी बात है तकरीबन आपकी 2,10,000 रुपए करीब बनती है। अच्छा, अब देखो इसमें दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं, वो तमाम बच्चे जो इस फीस को अफोर्ड नहीं कर सकते ना, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल स्कॉलरशिप के ऑप्शंस होते हैं, मैं भी आगे चल के डिफाइन भी करूंगा। मगर मैं आपको इतनी आसानी बता देता हूं कि भाई आप इस फीस को इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक साथ ही पे करो। अब जाहिर सी बात है, लेट सपोज अगर मैं पैसे कमाता हूं, तो यार फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी तनख्वाह 2 लाख रुपए, मेरे 4 बच्चे हैं, अब एक बच्चे की अगर मैं 2 लाख रुपए फीस पे कर रहा हूँ, तो बाकी बच्चों को क्या दूंगा यार मैं, नॉर्मल सी बात है। अब बहुत से जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती है ना, इस पर डर रही होती हैं। तो भाई आपने डरना नहीं है, फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस को आप इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, और स्कॉलरशिप के ऑप्शन भी अवेलेबल होते हैं। खैर फिलहाल आगे मूव करते हैं। अच्छा, फीस रिफंड पॉलिसी इनकी ये बेकार है यार, बाद में कभी पढ़ लेना खुद से बैठ के। फीस रिफंड पॉलिसी का मतलब ये होता है कि लेट सपोज अगर सेकंड के पेपर में फेल हो गए ना, तो बेटा कोई फीस वापस नहीं मिलेगी, खाली सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलता है। और अगर तो आपने यूनिवर्सिटी की क्लासेस स्टार्ट होने से पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाया, तो 100% फीस आपको रिफंड हो जाएगी, जो एडमिशन फीस है और जो आपकी तमाम फीसेस आ रही है ना सेमेस्टर वगैरह की। अगर आपने क्लासेस स्टार्ट होने से पहले कैंसिल करवाया, और अगर क्लासेस स्टार्ट होने के 2 दिन बाद करवाया, तो आधी फीस कट जाएगी। मजीद 10 दिन बाद करवाया, मजीद फीस कट जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई थी, आपको वेबसाइट के ऊपर दिख जाएगा। तो खैर आपने कैंसिल क्यों करवाना है यार, आपने तो मेहनत से तैयारी कर रहे हो, एडमिशन हासिल करोगे। अच्छा, अब देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर स्कॉलरशिप कौन सी होती है। फास्ट यूनिवर्सिटी, काफी सारे बच्चे फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट सिर्फ इस बात में नहीं देते कि सर स्कॉलरशिप नहीं होगी, सर सर वो फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते। देखो मैं हमेशा बच्चों को एक शेर पढ़ के कहता हूँ, उठ बांध कमर फिर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये होता है कि भाई तुम अभी फीस को लेकर परेशान क्यों हो। भाई फीस का जो काम होगा ना, वो होगा अगस्त तक जाके, वो होगा जुलाई के एंड में जाके। भाई फास्ट यूनिवर्सिटी में पहले तो एडमिशन सिक्योर करो ना, फीस को लेके चिंता क्यों करते हो बेटा। फीस तो आपको अभी जुलाई के एंड में सबमिट करवानी होगी। अभी पहले तो टेस्ट क्लियर करना है ना, पहला काम तो ये करो कि टेस्ट पे फोकस करो। अभी फीस की चिंता को छोड़ दो। और ये चिंता मैं आपको अपने सर पे ले लेता हूँ कि भाई देखो फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी स्कॉलरशिप्स होती हैं। सबसे पहली स्कॉलरशिप जो फास्ट यूनिवर्सिटी दे रही है ना, वो दे रही है कि भाई वो तमाम बच्चे, अगर आपका टेस्ट के अंदर, अगर आपका टेस्ट के अंदर यानी कि आपका मेरिट लिस्ट के अंदर टॉप पे नाम आता है ना, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपका फास्ट यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर, या फिर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है फास्ट यूनिवर्सिटी की, उसमें टॉप पे नाम आता है, आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे, आप पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो, आप पाकिस्तान के किसी भी बोर्ड से अगर बिलोंग करते हो, और आपकी बोर्ड के अंदर पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन है। फॉर एग्जाम्पल आप लाहौर बोर्ड से हो, आप पंजाब बोर्ड से हो, आप फेडरल बोर्ड से हो, आप जयाउद्दीन बोर्ड से हो, कराची बोर्ड से हो, सक्कर से हो, मीरपुर खास से हो, लड़काना से हो, बेनजीराबाद से हो, केपीके से हो, शहीद बेनजीराबाद हो गया, भावलपुर बोर्ड हो गया, XYZ, आप पाकिस्तान के अंदर किसी भी एजुकेशनल बोर्ड से बिलोंग करते हो, अगर आपकी अपने बोर्ड के अंदर पहली, दूसरी या तीसरी पोजीशन है, आपको 100% स्कॉलरशिप फास्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है। मुझे एक भी यूनिवर्सिटी बता दो जिसकी ये पॉलिसी होगी, एक भी यूनिवर्सिटी की ऐसी पॉलिसी नहीं है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही मजे की चीज है, आपकी किसी भी पर्टिकुलर बोर्ड के अंदर अगर पहली, दूसरी, तीसरी पोजीशन, आपको 100% स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएगी, तो इसको लाजमी तौर पे देखो। सेकंड नंबर के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी आपको प्रॉपर्ली लोन्स भी प्रोवाइड करता है। भाई बहुत सारे बैंक्स होते हैं जो फास्ट यूनिवर्सिटी के रडार पे, जैसे मिजान बैंक है। मेरी फास्ट यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर के साथ जो पॉडकास्ट है उसको लाजमी सुनिएगा, इस सवाल को मैंने बहुत डिटेल में उनसे पूछा था। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की जो पॉडकास्ट है उसको बिल्कुल सुनिएगा। तो भाई जो मिजान बैंक है वो लोन प्रोवाइड करता है बच्चों को आसान कर्जों की शराइत के ऊपर, के 8 महीने 9 महीने बाद आप रीपेमेंट कर देना एंड सो ऑन। इसके अलावा प्रोविंशियल एंडोमेंट फंड होते हैं, उसके जरिए भी आपको पेमेंट मिल जाती है। सिंध गवर्नमेंट का फंड एक बना हुआ है फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, बलूचिस्तान गवर्नमेंट का बना हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट का बना हुआ है, कश्मीर
कश्मीर गवर्नमेंट का बना हुआ है। इसके अलावा जो फास्ट का एलुमनाई नेटवर्क है वो सपोर्टिंग करता है। इसके अलावा एक सबसे आसान तरीका जो अक्सर बच्चे लेते हैं वो होता है इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, इंस्टॉलमेंट के ऑप्शन के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस को पे अप कर रहे होते हैं। तो ये ऑप्शन भी होता है कि लेट सपोज अगर 2 लाख रुपए की फीस है ना, तो उसको 3 हिस्सों में ब्रेक करवा देंगे, 4 हिस्सों में ब्रेक करवा देंगे कि हर महीने लेट सपोज 80 हजार रुपए पे कर दिए, हर महीने 40 हजार रुपए पे कर दिए, 50 हजार रुपए पे कर दिए। तो ये तमाम कैटेगरीज भी होती है। फास्ट यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है वो होते हैं नीड बेस्ड स्कॉलरशिप। नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का मतलब क्या है कि भाई जब आप फास्ट के फॉर्म को फिलअप कर रहे होते हैं ना, तो आप नीड बेस्ड ऑप्शन पे टिकअप करते हैं और साथ साथ तमाम डिटेल्स को फिल करते हैं कि भाई आपके वाले साहब की जॉब क्या है, वाले साहब की सैलरी कितनी है, 30 हजार, 40 हजार, 50 हजार, घर में कितने बहन भाई हैं, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपके वाले साहब के ऊपर, कितने लोग आपके घर के खर्चा चलाते हैं, अगर वाले साहब एग्जिस्ट नहीं करते, अगर आप ऑर्फन हैं तो फिर आपके कफालत कौन करता है, आपके गार्जियन कौन है, उनकी डिटेल्स वगैरह। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के फिर इंटरव्यूज होते हैं, यानी कि वो तमाम बच्चे जो कि इस कैटेगरी में लाया करते हैं ना, जो कि नीड बेस्ड कैटेगरी में लाया करते हैं, तो उनके प्रॉपर्ली फिर इंटरव्यूज होते हैं और उस इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर फास्ट यूनिवर्सिटी उनकी फीस तय करता है। यानी कि लेट सपोज अगर एक सेमेस्टर की फीस 1,60,000 रुपए है, तो फास्ट यूनिवर्सिटी चेक करेगा कि भाई फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा बहुत मुस्तहिक है मगर बहुत अच्छा है, तो फास्ट यूनिवर्सिटी उसको 100% का डिस्काउंट दे देगा, 100% फीस माफ कर देगा। यकीन मानिए मेरी जब डायरेक्टर ऑफ एडमिशन से बात हो रही थी ना पॉडकास्ट के अंदर, उनके मुझे आज भी वो अल्फाज याद हैं। उन्होंने एक अल्फाज कहा था, आप उस पॉडकास्ट को सुनेंगे उसमें वो होगा भी। उन्होंने फरमाया था अगर बच्चा टैलेंटेड है ना, अगर बच्चा टैलेंटेड है और उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वी विल प्रोवाइड 100% स्कॉलरशिप। उनके ये अल्फाज मुझे आज भी याद है। बहुत बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिंदगी के अंदर जो भाई अपने खर्चे पे लोगों को पढ़ाते हैं, सिंपल सी बात है। तो कहने का मकसद ये कि मुझे आज भी उनके अल्फाज याद है। उन्होंने ये अल्फाज जुमला कहा था कि अगर एक बच्चा इतना मुस्तहिक है कि वो फीस अफोर्ड नहीं कर सकता और उसने हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया है, इफ ही और शी हैज क्लियर द टेस्ट दैट सिंपली मींस कि वो इंटेलिजेंट है। अगर एक बच्चे ने हमारा टेस्ट क्लियर कर लिया, उसका कट ऑफ मीट कर गया, इसका मतलब वो बच्चा पढ़ने वाला है। तो भाई अगर उसके पास पैसों का कंस्ट्रेंट है ना, तो हम उसको 100% स्कॉलरशिप पे पढ़ाएंगे, हम उसको 100% डिस्काउंट देके पढ़ाएंगे। मगर उसको इंटरव्यू के अंदर प्रूव करना होगा कि भाई वो वाकई में मुस्तहिक है। तो भाई खुदारा जो बच्चे मुस्तहिक नहीं है, आपको नहीं ये काम करना। अगर आपके वाले साहब अफोर्ड कर सकते हैं, आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपके वाले साहब हयात हैं और वो हैं। तो जिस बच्चे का ये हक है खाली ये वो काम ये बच्चा करे, वाकई में मुस्तहिक है वो लाजमी तौर पर काम करे, ताकि आपको 100% स्कॉलरशिप मिल जाए। या फिर अगर आपके वो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं, चीजों को चेकअप करते हैं, उन्हें ये एहसास होता है कि भाई चलो आप 100% फीस नहीं पे कर सकते, आप 60% पे कर सकते हो, 70%, तो भाई आपको फिर क्या करता है, नीड बेस का जो इंटरव्यू होता है ना, इसमें घर के सारे बिल्स वगैरह सब चीजें मंगवा के लेके जाते हैं, सब चीजें मंगवाई जाती हैं। तो उसके अंदर भी फैसला करते हैं कि लेट सपोज किस बच्चे को 100% फीस माफ करनी है, किस बच्चे की 20% करनी है, किस बच्चे की 30% करनी है, किस बच्चे की 50% करनी है, किस बच्चे की 60% करनी है, या किस बच्चे को सिर्फ इंस्टॉलमेंट देनी है। तो ये वाले सिनेरियो होता है। मैंने जितनी बातें आपसे करी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि मेरिट स्कॉलरशिप फॉर द बैचलर स्टूडेंट्स, मेरिट स्कॉलरशिप अवॉर्डेड होती है टॉप 3 पोजीशन होल्डर इन ईच ग्रुप ऑफ ईच एग्जामिनेशन बोर्ड, यानी कि हर बोर्ड के बच्चे की अप्लाई होती है। मेरिट स्कॉलरशिप इज आल्सो अवॉर्डेड टू द टॉप 3 पोजीशन होल्डर इन द मेरिट लिस्ट ऑफ द एनयू स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट, यानी कि जो फास्ट यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होता है उस मेरिट लिस्ट के अंदर, फास्ट यूनिवर्सिटी कभी अपनी मेरिट लिस्ट को पब्लिक नहीं करता, तो आपको नहीं पता वो किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, जिसको मिलेगी खाली उसको मिलेगी, सही है ना। तो कहने का मकसद ये कि फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मेरिट लिस्ट होगी उसके टॉप 3 बच्चों को भी स्कॉलरशिप ऑफर होगी। इसके अलावा आपके पास जितने भी बच्चे होते हैं उनको डिफरेंट तरह के लोन्स प्रोवाइड करते हैं। सारी तमाम बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं कि भैया एचईसी की स्कॉलरशिप भी होती है, पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड है, सिंध एजुकेशन गवर्नमेंट एंडोमेंट फंड है, केपीके का एंडोमेंट फंड आ रहा है, बलूचिस्तान का आ रहा है। इसके अलावा फाइनेंशियल असिस्टेंस स्टडी लोन आ रहा है, मीजान बैंक के जरिए होता है, अदर स्कॉलरशिप्स आ रही हैं, असिस्टेंटशिप आ रहा है, बैंक लोन आ रहा है, स्टडी लोन आ रहा है, रीपेमेंट ऑफ स्टडी लोन आ रहा है। इसके अलावा ये स्टडी लोन फाइनेंशियल असिस्टेंस जो आ रही है ना, एक कर्जे हंसना होता है। कर्जे हंसना का मतलब क्या होता है, फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ कुछ बेसिकली डोनर्स मुंसलिक हैं, जिसके अंदर उनका बेसिकली करना ये होता है, अगर आप वाकई में मुस्तहिक होंगे, अगेन वो आपका प्रॉपर इंटरव्यूज लेंगे, आपकी वेरिफिकेशन करवाएंगे, उसके बाद आपको फीस के पैसे दे देंगे और आपसे एक कुरान मजीद के ऊपर एक प्रॉमिस लेंगे या आपकी जो भी मुकद्दस किताब है उसके ऊपर, कि भाई कल को जब तुम जिंदगी में कमाने के काबिल हो जाओगे तो तुम्हें ये पैसे वापस हमें करने होंगे। आपको ये कहलाता है कर्जे हंसना। कर्जे हंसना कहलाता है, एनआईटी के अंदर भी होता है, ये दूसरी यूनिवर्सिटीज के अंदर भी होता है। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है सर। इस तरह की तमाम चीजें फास्ट यूनिवर्सिटी आप लोगों को प्रोवाइड कर रही होती है। तो ये वो तमाम स्कॉलरशिप की डिटेल्स हैं जो कि मैंने आपको बहुत डिटेल में बताई। अगर आपका कोई दोस्त वाकई तौर के ऊपर मुस्तहिक है, या अगर आपका कोई दोस्त नहीं भी है, तो लाजमी तौर पर उनसे शेयर करो, उनको बताओ कि सर हाशिम ने कितनी इंपॉर्टेंट बातें बताई, क्योंकि भाई ये चीजें जानना बड़ा जरूरी है। अक्सर बच्चे क्या होते हैं, अप्लाई ही नहीं करते, ये सोच के यार एडमिशन नहीं मिलेगा, या अगर एडमिशन मिल गया तो फीस के पैसे कहां से लाऊंगा। भाई फीस की चिंता करना आप छोड़ दो, चिंता करने वाली जात ऊपर की है, उसका काम है आपको चीजें देना, उसका काम है आपसे कोई चीज ले लेना। तो आपका काम क्या है, पढ़ाई करना, आपका काम क्या अच्छे तरीके से अपने नंबर लेकर। अच्छा बेटा,
अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव कर रहे हैं कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन करनी कैसे। अगर फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करनी है तो हमारे जहनों में ऐसे कौन से पॉइंट्स होने चाहिए फास्ट यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन को करते हुए, ऐसी कौन सी चीजें हमारे जहनों में होनी चाहिए अगर मैं फास्ट यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहा हूं, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मेरे जहन में लाजमी तौर पे होने चाहिए। सबसे पहले नंबर के ऊपर जो एक अक्सर बच्चे गलती करते हैं ना फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हुए, वो ये करते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी करते हुए, वो कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर कर रहे होते हैं। मैं अक्सर देखता हूं आपके पास जो है ना इस तरह के फनकार किस्म के टीचर्स भी अवेलेबल होते हैं जो आपको सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ाएंगे। भाई सेलेक्टेड टॉपिक्स कभी भी नहीं कवर करने, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो ना, अब आपने खुद देखा कितना ज्यादा कंपटीशन है, कितना ज्यादा फास्ट यूनिवर्सिटी का कंपटीशन है, मैंने आपको 2024 की वैरायटीज दिखाई, तो खुदारा सेलेक्टेड टॉपिक्स नहीं करने, आपको कंप्लीट अपनी तैयारी करनी है ए टू जी। भाई बहुत सारे बच्चे होते हैं वो सोचते हैं सर वो देखें सिलेबस रिड्यूस हो गया, सर वो फलाना काम हो गया, सर ये टॉपिक तो हमारे इंटर में है ही नहीं। भाई एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है ना वो इंटरमीडिएट के और ए लेवल्स के सिलेबस से मिलकर फॉर्म होता है। तो बहुत दफा ऐसा होता है कि एक टॉपिक इंटर के अंदर है ए लेवल्स में नहीं है, या ए लेवल्स के अंदर है इंटर में नहीं है। मैं आपको इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से बच्चों ने देखा होगा आपकी इंटर की किताबों में से सेट्स के टॉपिक को रिमूव कर दिया, मगर कुछ पंजाब बोर्ड केपी के बोर्ड में अभी भी मौजूद है, सिंध बोर्ड की किताब से निकाल दिया। आपको क्या लगता है कि आपकी किताब आपके पेपर में सेट्स का क्वेश्चन नहीं आएगा? आप गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए लेवल्स की जो ओ लेवल्स की किताबें हैं ना, वहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स के बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं। अब फास्ट की बेसिक मैथ्स में सारे के सारे वो क्वेश्चन आते हैं, तो भाई वो सारा का सारा जर्नल मैथ्स कोर्स कंटेंट हो गया। अब सिमिलरली ए लेवल्स का जो बच्चा है उसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ा ही नहीं है कभी, ए लेवल्स के अंदर उसने मैट्रिसेस कभी पढ़े ही नहीं है। तो एज अ टीचर हमें ये बात मालूम होती है भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स क्यों मौजूद हैं, किसी भी पाकिस्तान के इंस्टीट्यूट की इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं होंगी फास्ट के अंदर जितनी मेरी है। उसके पीछे रीजन क्या है कि भाई तुम किसी भी कैंपस में चले जाओ ना, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप किसी भी कैंपस में चले जाओ, जाके मेरा नाम ले लो, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर हर दूसरा बच्चा मेरे शागिर्द मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई मैं दो बातें कहता हूं। पहले नंबर के ऊपर मैं बात कहता हूं कि भाई मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी डाले में, और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बैचेस से भी बेताशा बच्चा निकलता है, फास्ट यूनिवर्सिटी में जाता है, मेरे ग्रुप्स के ऊपर से भी बच्चा जाता है। दो चीजों का मगर मैं अपने बच्चे को ख्याल रखने को कहता हूं। पहले नंबर के ऊपर कि भाई चूंकि मैथ्स जब मुझसे पढ़ रहे हो ना, जब मुझसे आपने मैथ्स पढ़नी है तो आपने फिर मुझसे पूरी बात मैथ्स की समझनी है। पूरी बात समझने का मतलब क्या है कि भाई जो क्लास में कवर करवा रहा हूं, जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं क्लास में कवर करवा रहा हूं, जितने बच्चे भी बैच के बैठे हुए हो ना, तो भाई आप मुस्कुरा रहे हो, मैं आप खुद बताओ, आपका कोई भी जो टॉपिक होता है उस टॉपिक के साथ मैं आपको कितने सारे क्वेश्चंस करवाता हूं? कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको हर टॉपिक में करवाता हूं। यानी कि हर टॉपिक के अंदर 5 से 10 पास पेपर से क्वेश्चन करवाता हूं कि बेटा ये नस का क्वेश्चन है, ये फास्ट का क्वेश्चन है, यूटी का क्वेश्चन है, एनईटी का क्वेश्चन है, मैरान का क्वेश्चन है, आईपी का क्वेश्चन है। हर टॉपिक में 5 से 10। कोई टीचर इतनी मेहनत नहीं करता। नॉर्मली टीचर क्या करते हैं? नॉर्मली टीचर फनकारी क्या करते हैं कि भाई 2 महीने का कोर्स है 6,000 रुपए में, 2 महीने का कोर्स 6,500 रुपए के अंदर, या फिर भैया 60,000 रुपए का कोर्स आ रहा है एप्टीट्यूड का, 60,000 रुपए का, नस्ट और फास्ट का, पढ़ाते कख नहीं है। फिजिकल कोचिंग का बच्चा मेरे यूट्यूब से आके बैठ के फिर बाद में पढ़ रहा होता है। तो भाई याद रखिएगा, मैथ्स की कंप्लीट तैयारी करनी है। अगर आप सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक सर के जाओगे कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते। तो प्रॉपर तैयारी करनी है, जो पढ़ा रहा हूं तरीके से बैठ के ए टू जेड सारी चीजें कवर अप करो पहले नंबर पे। दूसरे नंबर के ऊपर जर्नल मैथ्स है, लाइव क्लासेस हैं आपकी, चाहे आपके पास एडवांस मैथ्स है, लाइव क्लासेस हैं आपकी। यानी कि हमारे बैचेस के अंदर आपको एक एक चीज प्रॉपर्ली गाइड की जा रही है, प्रॉपर्ली कन्वे की जा रही है ना, उसको लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करो। क्लास में जो क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं उनकी लाजमी तौर पर प्रैक्टिस करो। दूसरे नंबर के ऊपर बेटा आप लोगों को मैं साथ साथ पास पेपर्स प्रोवाइड भी करता हूं, आप लोगों को साथ साथ में क्लासेस के अंदर पास पेपर्स दे भी रहा होता हूं। सही है ना? मेरी तो प्लेलिस्ट अवेलेबल है, मैंने तो यूट्यूब के ऊपर बच्चों को दी हुई है। तो आपको क्या लगता है बैच के बच्चों को नहीं दी हुई होंगी? भाई मेरी जो यूट्यूब के बच्चा है वो 5 लाख से ज्यादा उस प्लेलिस्ट को देख चुका है, 4 लाख 5 लाख से ज्यादा। तो हर साल वो बच्चा आता है। 7 तारीख से लेके 18 तारीख तक जब तक फास्ट का पेपर चल रहा था ना, मैं रोज बैठ के और उस दिन के पेपर की वीडियो डिजाइन करता था कि ये 7 जुलाई का पेपर है, ये 8 का है, 9 का है, 10 का है, 11 का है, 12 का है, 13 का है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि भाई ये बच्चा जो है ना इनको शौक से देखता है पास पेपर्स की वीडियोस को, मगर साथ साथ आपकी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर फास्ट में नेगेटिव मार्किंग होती है। देखो किसी भी आप यूनिवर्सिटी के जब टेस्ट को अटेम्प्ट करने बैठते हो ना, आपको सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर को समझना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एनईडी के माइंडसेट पे फास्ट के टेस्ट को एस नहीं कर सकता, या मैं फास्ट के माइंडसेट के ऊपर नस को एस नहीं कर सकता, मैं आईबी के माइंडसेट के ऊपर फास्ट को एस नहीं कर सकता। हर यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर डिफरेंट होते हैं। जैसे फास्ट में नेगेटिव मार्किंग है, 120 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 100 मिनट का टाइम गिवन है, तो एक स्ट्रक्चर आपके जहन में होना चाहिए। दूसरे नंबर के ऊपर आपको एक चीज बड़े कैटेगोरिकल वे में मालूम होनी चाहिए कि भाई पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड और इंटर या ए लेवल्स में डिफरेंस क्या होता है? भाई इंटरमीडिएट के अंदर आप 3 घंटे का आपके पास टाइम होता है, इंटर या ए लेवल्स के अंदर आपके पास 3 घंटे का टाइम होता है किसी एक सब्जेक्ट के पेपर को कवर करने में। आप इंटर के बोर्ड के पेपर में बैठते हो ना, 3 घंटे का टाइम है, उसमें सिर्फ फिजिक्स का पेपर करना है, या सिर्फ मैथ्स का पेपर करना है, या सिर्फ केमिस्ट्री का पेपर करना है। यहां पे जब एप्टीट्यूड एग्जाम की हम बात करते हैं तो बेटा यहां पे क्या होता है, 2 घंटे के अंदर आपको 4 सब्जेक्ट्स को कवर करना है, और चारों डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स आ रहे हैं।
2 घंटे के पेपर के अंदर 3 डिफरेंट तरह के सब्जेक्ट्स को कवर अप करना है। अब बच्चा यहाँ पे घूम जाता है पूरा 360 के एंगल के ऊपर। तो रिमेंबर दिस थिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर कंट्रोलिंग टैक्टिक्स, यानी कि किस तरीके से अपने प्रेशर को कंट्रोल करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करोगे, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते हुए अपने टाइम को मैनेज करोगे। इन 3 चीजों का नाम है सिर्फ एप्टीट्यूड। अगर आपने जिंदगी में 3 चीजें मुझसे समझ ली ना, मैं गारंटी दे सकता हूं यार, आप भी अब्दुल रहमान फैसल हो, आप भी फास्ट के अंदर पोजीशन लेकर आ सकते हो, आप भी फास्ट के अंदर 90 प्लस का मेरिट कर सकते हो। और इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कोई मुश्किल हार्ड एंड फास्ट लॉजिक ही नहीं है भाई, सिंपल चीज है, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। तो भाई इसको पढ़ाने के लिए आपको ये तमाम चीजें कवर अप करनी होंगी। तो मेरा न्यू बैच अभी फास्ट यूनिवर्सिटी का स्टार्ट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जनवरी के फर्स्ट वीक से इसको आप लाजमी तौर पर ज्वाइन करिए। आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप नंबर आपके पास गिवन है, लाजमी तौर पर आप बैच को ज्वाइन करो। इसमें ए टू जेड हम तमाम बातें डिस्कस भी करेंगे, तमाम बातें हम पढ़ेंगे, तमाम के तमाम कोर्स कंटेंट को कवर अप कर रहे होंगे। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, सही है ना बेटा। अच्छा, अब देखो हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी का पेपर कैसा होता है। तो भाई मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में एक वीडियो भी डिजाइन करी हुई है फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी के ऊपर, मगर मैं यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि भाई आपके पास फास्ट यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है ये कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है। आपके पास इस तरीके से ऊपर टाइमर चल रहा होता है। ये एक मॉक टेस्ट टाइप का इंटरव्यू मैंने अपने बच्चों के लिए बनाया था, एक मॉक टेस्ट टाइप का सॉफ्टवेयर के ऊपर, और ये फास्ट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल एक्जैक्टली सॉफ्टवेयर से मिलता है, क्योंकि अलहमदुलिल्लाह फास्ट में इनसाइड सोर्सेज होती है मेरी। तो भाई वहां से मैंने एक प्रॉपर सेम तरह का हमने सॉफ्टवेयर डिजाइन अप करवाया था ताकि हमारे बच्चों को उससे फायदा हो सके। और ये एक्जैक्टली सेम फास्ट यूनिवर्सिटी के पेपर से क्वेश्चन हैं। तो अब देखो आपके पास यहाँ पे आपका रोल नंबर होगा, आपका नाम लिखा हुआ होगा, सही है ना बेटा। यहाँ पे ऊपर टाइम कितना आपका लेफ्ट है वो लिखा हुआ आ रहा होगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ रहे हैं, आपको रफ शीट गिवन होगी, रफ शीट आपको गिवन है, आपने जल्दी से सॉल्यूशन करा, आपने इसका जो भी आंसर आता है आपने टिक कर दिया, सही है। आप चाहो तो रीसेट चॉइस पे क्लिक करोगे तो जो ऑप्शन आपने सेलेक्ट करा है खत्म हो जाएगा, या फिर आप इस पे टिक कर सकते हो, टिक करके आप नेक्स्ट भी कर सकते हो, या फिर आप बैक भी कर सकते हो, यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन को भी देख सकते हो। या फिर एक आसान तरीका ये होता है, इसकी एक शॉर्टकट होती है फास्ट यूनिवर्सिटी के, देखो जब मुझसे बच्चा पढ़ रहा होता है सारी बातें बताता हूँ कि आप सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर मिले ना, नेक्स्ट 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 करते हुए एंड तक चले जाओ। उसके बाद क्या होगा, आपके पास पूरी लिस्ट आ जाएगी क्वेश्चन की, जितने क्वेश्चन अवेलेबल है, इससे क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो भाई कंप्यूटराइज टेस्ट होता है फास्ट यूनिवर्सिटी का, 100 मिनट्स का आपको टाइम गिवन होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बहुत क्रूशल है, और मैंने बहुत डिटेल में आपको आज की वीडियो में समझाया है कि नेगेटिव मार्किंग सबसे ज्यादा कहां पे आप रोल प्ले करेगी, उस सेक्शन के अंदर जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है। रिमेंबर दिस थिंग, जिस सेक्शन का वेटेज ज्यादा है ना उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होगी। तो फॉर एग्जाम्पल एडवांस मैथ्स का अगर वेटेज 50% है ना, तो इस सेक्शन की नेगेटिव मार्किंग सबसे खतरनाक है। और जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी के जो एडमिशन के डायरेक्टर थे उनके ये अल्फाज बता रहा हूँ, उन्होंने हंसते हुए बताया था, उन्होंने साफ तौर पे बताया था कि बहुत दफा बच्चा इस तरह की बेवकूफी करता है कि तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे मूव कर जाता है, तमाम के तमाम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने पे चला जाता है, तुक्के मार रहा होता है बैठ के आसान भाषा में, तुक्के मारने की कोशिश करता है कि फास्ट के सिस्टम को बीट कर देगा। उसको लग रहा होता है कि भाई यहाँ पे जो है ना रामलीला कोई गेम चल रहा है, यहाँ पे कोई मजाक चल रहा है, कोई बैठ के यहाँ पे कि हम जो है ना मजाक कर रहे हैं बैठ के, कि वो क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन पे तुक्के मारेगा तो उसका टेस्ट पास हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर आप क्वेश्चन में बैठ के तुक्के मारोगे ना बेटा, तो एट द एंड ऑफ द डे आपका जो ओवरऑल टेस्ट का स्कोर होगा वो नेगेटिव के अंदर होगा, कभी भी करेक्ट नहीं होगा, सही है ना। क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन जो आपने सही भी करे होंगे ना, तो आपने इतने क्वेश्चन गलत कर दिए होंगे कि नेगेटिव मार्किंग की वजह से ओवरऑल आपका स्कोर नेगेटिव के अंदर आएगा। तो इस तरह का हमारे पास फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता है। अच्छा भाई, हाउ टू प्रिपेयर मैंने ऑलरेडी कह दिया, मेरा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लास्ट ईयर अल्हम्दुलिल्लाह 713 बच्चों का, ये सिर्फ मेरे बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये सिर्फ वो बच्चे हैं जो बेटा मेरे बैच के अंदर एनरोल्ड थे। मैंने यूट्यूब के बच्चों की तादाद तो बेटा लाखों के अंदर होगी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी तक जितने बच्चों का फास्ट में एडमिशन हुआ है। मैं तो ओपनली बच्चों को चैलेंज देता हूँ कि भाई आप आराम से जाइए फास्ट यूनिवर्सिटी के किसी भी कैंपस के अंदर, किसी भी बच्चे से कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं कि भाई उन्होंने तैयारी कहाँ से करी थी। जो फिजिकल कोचिंग वाला भी बच्चा होगा ना, वो कभी भी अपने कोचिंग का नाम नहीं बोलेगा, वो बोलेगा फिजिकल कोचिंग बेकार था, मैंने गलती कर दी 60,000 रुपए जाया करके, 70,000 रुपए जाया करके। मैं रिकमेंड करूंगा सर हाशिम के यूट्यूब से कवर अप कर लो, या सर हाशिम के बैच में चले जाओ, इससे ज्यादा बेहतर तो आपको अच्छा ऑप्शन नहीं मिल सकता। अच्छा भाई, पास पेपर्स की ड्राइव, फास्ट यूनिवर्सिटी के तमाम पास पेपर्स की ड्राइव भी मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा फास्ट के तमाम पास पेपर्स के सॉल्यूशन मेरे पास अवेलेबल हैं, उनके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक 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 चीज मैंने पढ़ाई हुई है फास्ट यूनिवर्सिटी की, बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, फास्ट यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स, आईक्यू के लेक्चर्स, इंग्लिश के लेक्चर्स, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर के जो मेरे बच्चे सक्सेसफुल बच्चे थे, जिन बच्चों का फास्ट के अंदर एडमिशन हुआ था, जिन बच्चों का नस्ट के अंदर एडमिशन हुआ था, उनकी हम लोगों ने हाई अचीवर पार्टी का इनेकाद किया था। हर साल मेरे पास यार पूरे साल की भी 6,500 रुपए होती है, 7,000 रुपए होती है, उसके अंदर भी मैं अपने बच्चों को अपने से बढ़कर देता हूँ। जिन बच्चों का एडमिशन होता है, जिन्होंने मुझसे फिर मिलने का शौक होता है ना, भाई जाहिर सी बात है मेरे लिए मेरा बच्चा सबसे बड़ा कीमती है। तो भाई मैं अपने बच्चों से एक बात कहता हूँ कि आपको मुझसे मिलना है, असासा में आप मेरा असासा हो, तो एट द एंड ऑफ द डे जब आप कामयाब होकर आओगे ना, मैं जरूर आपसे मिलूंगा। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये फास्ट यूनिवर्सिटी की जो
पर्टिकुलरली हाई अचीवर पार्टी थी। ये तमाम उसमें बच्चे बैठे हुए हैं हमारे पास। कोई बच किसी कोई फास्ट में गया, कोई नर्स में गया, कोई जीआईके में गया, कोई मेरान का टॉपर है, कोई आईबीए का टॉपर है, कोई एनईडी का टॉपर है। तो भाई ये हमारी हाई अचीवर पार्टी थी। इन इसकी पूरी की पूरी पिक्चर्स आप देख सकते हो। मेरा फेसबुक जो पेज है ना, मैथफ्लिक्स में हाशिम जिया, उस पेज के ऊपर आपको सारी पिक्चर्स भी दिख जाएंगी। आप उनको लाजमी तौर पर जाके व्यू करिएगा, आपको आइडिया होगा अल्हम्दुलिल्लाह कितनी बड़ी दफा की हमारी दावत हुई थी। इसके अंदर ये हमारी एक पूरी टीम आ रही है। इसमें अभी भी बहुत से टीचर्स हमारे मिसिंग हैं। ये हमारी छोटी सी टीम है भाई, इसमें अभी भी बहुत से टीचर्स हमारे मिसिंग हैं। सर बिलाल जिया हैं, सर उमैर हैं, और भी बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे हमारे मिसिंग चल रहे हैं, जो टीचर्स हमारे होने चाहिए। तो जो टीचर्स अभी हमसे गायब चल रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ टीचर्स आ नहीं सके थे, क्योंकि कुछ इस्लामाबाद में भी होते हैं, कुछ कराची के अंदर होते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ टीचर्स अब नहीं पहुंच सके थे हमारे। इसके अलावा भाई ये लास्ट ईयर के मेरे टॉपर्स आ रहे हैं डिफरेंट। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इस साल की जो अभी हमारी अचीवमेंट पार्टी हुई थी उसके टॉपर्स आ रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ पिक्चर्स देयर, यू कैन जस्ट गो एंड फाइंड इट आउट। तो उम्मीद करता हूँ कि भाई जब आपका एडमिशन होगा तो मैं आपके साथ भी ऐसी पिक्चर खिंचवाऊंगा। आई रियली लव माय स्टूडेंट्स। तो मुझे बड़ा मजा आता है भाई उनसे फिर मीट एंड ग्रीट करने के ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे लास्ट ईयर के सारे टॉपर्स थे, सारे के सारे मेरे बेस्ट स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मुझे प्राउड फील करवाया, जिन्होंने पोजीशंस लेकर आए, कोई नस के अंदर लेकर आया, कोई एनईडी के अंदर, कोई फास्ट के अंदर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी लेकर आए, आप भी उस मुकाम के ऊपर मुझे लेकर खड़ा करें कि भाई मैं आपके साथ भी फखरिया तौर के ऊपर कहूँ कि आप मेरे शागिर्द हैं, और आप भी फखरिया तौर के ऊपर मुझे कहें कि मैं आप सर मेरे उस्ताद हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ हैं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। मैंने ये बहुत डिटेल के अंदर ये वीडियो डिजाइन कर दी है फास्ट यूनिवर्सिटी के 2025 के हवाले से। इस वीडियो को खुद भी आपने देखना है और लाजमी तौर पे अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करेंगे उस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जैसा साइनिंग ऑफ।